कि आप जो है अपने पहले जो है प्यार का नाम बोल सकते हैं, लेकिन आप हमारे क्लास में पढ़ाए हुए किसी भी चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आप क्लास 11th में नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप क्लास जो 12th है उसमें जो है 90+ पक्का ले आएंगे। ये प्रॉफिट ए को भी मिलना है, बी को भी मिलना है, सी को भी मिलना है। अगर प्रॉफिट बटेगा नहीं तो फिर वो साझेदारी नहीं होगा। प्रॉफिट अगर एक आदमी ले रहा है यानी वही मालिक है, वही सब कुछ है। फर्म में से अपने निजी प्रयोग के लिए जो भी पैसा निकालता है, जो भी माल निकालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहरण। लिखे हुए बातों की वैल्यू होती है, मुंह से बोले बातों की क्या वैल्यू है? आज बोला कल मुकर गया, है ना बात। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल? विजय सर आ गए हैं आपके पास पढ़ाने आप लोग का सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट लेखा शास्त्र। आज हम लोग जो है क्लास 12th स्टार्ट करने जा रहे हैं और वन शॉट वीडियो में क्लास 12th स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको जो है एक ही वीडियो में पूरे के पूरे एक चैप्टर्स जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे में और इतना बढ़िया से समझा दिया जाएगा कि आप जो है अपने पहले जो है प्यार का नाम बोल सकते हैं, लेकिन आप हमारे क्लास में पढ़ाए हुए किसी भी चीज को कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आप लोगों को सारी बातें पता है कि ये जो है वन शॉट वीडियो होने जा रहा है, लेखा शास्त्र हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको मेरा नाम पता हो ही चुका होगा कि मेरा नाम है विजय मिश्रा। ठीक है, तो बात करते हैं आज के टॉपिक को। क्योंकि वन शॉट है, लंबी वीडियोस होगी, तो ज्यादा इधर उधर की बातें ना करके टू द पॉइंट एकदम जो है सटीक बातें करेंगे, जो आपके जो है सिलेबस से रिलेटेड होगा, जो आपके आज के क्लास से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कि आज का लक्ष्य क्या है, क्या क्या चीजें हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात करते हैं कि हम लोग आज जो है साझेदारी का आशय एवं विशेषता जानेंगे। क्यों? तो पहले आप थोड़ा सा जो है चीजों को समझिए कि अगर आपने क्लास 11th पढ़ा है, ठीक है, तो अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हम हमेशा इस बात की गारंटी लेकर चलते हैं कि अगर आप क्लास 11th में नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप क्लास जो 12th है उसमें जो है 90+ पक्का ले आएंगे। बस मेरे द्वारा पढ़ाए हुए चीजों को बढ़िया से समझते चलिएगा, अच्छे तरीके से फॉलो करते चलिएगा। ठीक बात। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि क्या क्या चीजें पढ़ना है, तो सबसे पहले साझेदारी का आशय एवं विशेषता पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आपको यह बात जानकारी रखनी चाहिए कि हम लोग को क्लास 12th में जो है पार्टनरशिप यानी साझेदारी और उसके साथ साथ जो है हमारा कंपनी, ठीक है, इन्हीं दोनों को जो है हम लोग को क्लास 12th में जो है अच्छे तरीके से जो है पढ़ना है, प्रॉपर वे में समझना है, चलना है। ठीक है, क्योंकि इससे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप यानी एकाकी व्यापार, ठीक है, उससे रिलेटेड जो है लेखांकन हमने कहां पढ़ा था? हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और अभी हम लोग को क्लास 12th में जो है साझेदारी और उसके साथ साथ जो है कंपनी, इनसे रिलेटेड जो है हम लोग को सारी चीजों को जो है पढ़ना है, देखना है और जानना है। ठीक बात। तो चलिए बात करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक हमने क्या पढ़ा। तो सबसे पहला टॉपिक हमें पढ़ना है साझेदारी का आशय एवं विशेषताएं। ठीक, दूसरी बात हमें क्या पढ़ना है? तो दूसरी बात पढ़ना है साझेदारी संलेख। ये क्या होता है, इसके बारे में जानना है बढ़िया से। आगे वाले स्लाइड्स में सारी चीजें हम लोग को पढ़ते चलना है। फिर इसके बाद क्या करना है? फिर इसके बाद साझेदारी खाते, यानी इस चैप्टर के अंदर आपको, क्योंकि आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, लेखा शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपको थोड़ी ना थ्योरीज केवल पढ़नी है, नहीं, थ्योरीज तो जाननी है, साथ ही साथ आपको यह समझना है कि भाई ये जो साझेदारी व्यापार है वो अपने लेखांकन को कैसे मेंटेन करते हैं, कौन कौन से खाते तैयार करते हैं, कैसे कैसे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है इनका लेखांकन का, और क्या क्या चीजें होता है, ये सारी चीजें आपको आज की क्लास में समझ में आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग को जो है साझेदारी खाते समझना है और कुछ महत्वपूर्ण गणना के बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि हम एक न्यूमेरिकल्स ले चलेंगे, उसमें आपको बताएंगे कुछ चीजों के बारे में जो आपके कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में, तो उसके बारे में हम लोग आज के क्लास में जो है चर्चा करने वाले हैं। ठीक बात। तो चलिए पहला स्लाइड हम लोग ऑन करते हैं, जिसमें हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें जो है देखना है। यानी सबसे पहला हम लोग का जो है चैप्टर का नाम देख लें, तो पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं साझेदारी खाते, सामान्य परिचय एवं खाते। ठीक है, हम लोग का ये जो है पहला जो है चैप्टर है। बात क्लियर है? इसमें हम लोग को पढ़ना है साझेदारी खाते, सामान्य परिचय। ठीक, अब सामान्य परिचय में क्या है, तो जाहिर सी बात है, आप एक बात समझ लीजिए। सबसे पहले आपको यह बात समझना है कि जब भी हम लोग किसी भी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, या कहीं भी जाते हैं, पहली बार किसी से भी मिलते हैं तो क्या करते हैं? इंट्रोडक्शन करते हैं, पूछते हैं ना आप कौन है, क्या करते हैं, कैसे हैं, उनके बारे में कुछ चीज जानते हैं और अपने बारे में कुछ चीजें बताते हो। इसी तरह आप जब क्लास 12 में पहली बार आए हैं तो आपको सबसे पहले क्या होगा, ये साझेदारी खाते पढ़ना तो है पहले, लेकिन साझेदारी को जानेंगे तो कि भाई साझेदारी क्या है। बात समझ रहे हैं ना? जब तक आप जानेंगे नहीं, किसी चीज को समझे नहीं, तब तक आप उसके साथ जो है रिलेशन कैसे बना पाएंगे, आप उसको जो है फील कैसे कर पाएंगे, आप उसको अच्छे तरीके से समझ कैसे पाएंगे। इसीलिए हम लोग का जो पहला टॉपिक हो जाता है वो क्या हो जाता है, वो हम लोग का हो जाता है साझेदारी खाते का सामान्य परिचय। इसमें हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि भाई क्या क्या चीजें इसके बारे में होने वाली है। ठीक है, ये क्या होता है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी का आशय समझेंगे, साझेदारी क्या है, उसकी विशेषताएं समझेंगे, उसकी परिभाषा को जानेंगे। ठीक है, ये सारी चीजों को समझेंगे। तो उससे पहले छोटा सा बात आपको ये समझना है कि हम लोग का 3 टाइप्स के मेन बिजनेस होते हैं। कौन कौन से? एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं एकाकी व्यापार। क्या कहते हैं? एकाकी व्यापार। एकाकी व्यापार क्या होता है? एकाकी व्यापार का मतलब ऐसा व्यापार जिसमें एक व्यक्ति है वो अपने आप को ही
बाहुबली समझता है, सर्वे सर्वा समझता है, सब चीज लेके साथ में चलता है, ठीक है, कि भाई हम ही है, हमको किसी की जरूरत नहीं, हम यार सब चीज लेके चल लेंगे, आराम से चल सकेंगे, बढ़िया से सारी चीजें हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजों जो एक आदमी व्यापार स्टार्ट करता है उसी को कहते हैं क्या, एकाकी व्यापार। उसने ही कैपिटल लगाया, उसने ही मैनेजमेंट किया, उसने ही सारी चीजों को किया है और उसने जो है प्रॉफिट एंड लॉस को अपने हिसाब से रखा है अपने पास, ठीक है, क्लियर है। तो एकाकी व्यापार है और इसके बारे में लेखांकन आपने क्लास 11 में पढ़ा। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरा हमारा साझेदारी। साझेदारी क्या होता है, तो साझेदारी का मतलब समझिएगा, यहां पर अभी हम व्यापार की बात ना करें, अगर हम सिंपल से आपसे पूछे कि भाई साझेदारी क्या होता है, तो क्या सोचेंगे आप? साझेदारी क्या होता है कि जब भी दो लोग आपस में मिल करके, दो लोग का मतलब हमेशा दो ही लोग जरूरी नहीं, दो या दो से अधिक लोग आपस में मिल करके किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए, किसी एक जो है विशेष कार्य को पूरा करने के लिए आपस में जो क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, समझौता करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, ठीक है, परस्पर रूप से एक दूसरे को समझते हुए, नियम कानून बनाते हुए उस कार्य को करते हैं, तो वो कार्य किया हुआ क्या कहलाता है, साझेदारी में किया हुआ कार्य कहलाता है, ठीक है। अब जब साझेदारी हम लोग यहां पर अकाउंट्स में देख रहे हैं, यानी व्यापार के मद्देनजर देख रहे हैं, व्यवसाय के हिसाब से समझ रहे हैं, तो व्यवसाय में साझेदारी क्या होगा कि जब कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके वैसे ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हुए, परस्पर रूप से जो है संबंध बनाते हुए, एक दूसरे को समझते हुए, नियम कानून को जोड़ते हुए, जब एक प्रकार के व्यवसाय को वो लेकर के चलते हैं और उसके लाभ हानि को आपस में बांटते हैं, तो वही क्या होता है, वही साझेदारी होता है, जो हम लोग को आज पढ़ना है, ठीक है। और इसके बाद जो है एक और व्यापार होता है, वो होता है कंपनी, ठीक है। ये मुख्य रूप से तीन जो है व्यवसाय के स्वरूप में, इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन मुख्य स्वरूप की बात किया जाए तो ये तीन है, ठीक है। अब कंपनी क्या होता है, कंपनी में जो है और भी बड़े लेवल पे काम होता है, साझेदारी की तरह है लेकिन और भी बड़े लेवल पे काम होता है, और भी अच्छे तरीके से काम होता है। उसके बारे में हम लोग जब कंपनी स्टार्ट करेंगे तो बढ़िया तरीके से समझेंगे कि उसमें शेयर्स वगैरह कैसे लगता है, ओनरशिप कैसे होता है, मैनेजमेंट कैसे होता है, सारी चीजें वहां पे आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए एकाकी व्यापार, क्योंकि एक ऐसा कॉमन चीज है कि कहीं पे कोई भी कभी भी खोल सकता है, इसमें ज्यादा कानूनी हस्तक्षेप नहीं होता है, ज्यादा जो है रूल्स रेगुलेशन नहीं होता है, आराम से कोई भी कभी भी कहीं भी खोल के आराम से लेके चल सकता है, ठीक है। ये हो गया एकाकी व्यापार। लेकिन अगर हम बात करें साझेदारी की, तो साझेदारी एक विशेष प्रकार का व्यवसाय है, और जब भी कोई विशेष चीजें होती हैं तो उनके लिए, उनको डिफाइन करने के लिए, उनको लेकर के चलने के लिए हमारे पास विशेष कानून बने हुए हैं, ठीक है। एकाकी व्यापार की अगर हम लोग बात किया जाए तो एकाकी व्यापार में क्या यार कि कोई भी कभी भी कहीं भी खोल देता है, तो इस पे ज्यादा नियम कानून नहीं लगता, इसलिए कोई विशेष अधिनियम नहीं है, कोई विशेष कानून नहीं है, कोई भी लेकर चले आराम से चल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम साझेदारी की बात करें तो इसके ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर एक अधिनियम काम करता है, कंपनी के ऊपर भी एक अधिनियम काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग साझेदारी की आज बात करते हैं, तो साझेदारी के ऊपर एक अधिनियम काम करता है जिसे कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम, ठीक है। अब ये भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना था, 1932 में, इसलिए इसे कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, ठीक बात। अब ये अधिनियम होता क्या, तो कोई भी अधिनियम, कोई भी कानून की किताब, उसमें उस चीज से रिलेटेड सब चीज को डिफाइन किया जाता है और उसी के हिसाब से सारी चीजों को लेकर के आगे चला जाता है। बात समझे, क्लियर है। एकाकी के लिए नहीं है, किसके लिए है, साझेदारी के लिए और कंपनी के लिए। ये दोनों बहुत ही विशेष प्रकार के व्यवसाय हैं, इसलिए इनके लिए अलग अलग अधिनियम हैं, ठीक बात, क्लियर है। तो चलिए अगर हम लोग बात कर लें, ठीक बात, अगर हम लोग आज देख लें कि साझेदारी क्या है, तो इसके बारे में सबसे पहला परिभाषा देखिए, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में ही बताया गया है। जो अधिनियम की किताबें होती हैं उनमें परिभाषाएं दी रहती है, हर चीज को डिफाइन किया रहता है कि कौन सी चीजें कैसे लेकर चलना है। तो पहली परिभाषा हम आपके सामने जो रख रहे हैं वो कब रख रहे हैं, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, एमसीक्यूज को तैयार करते चलिए, क्योंकि एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो एक नंबर या तो पूरा देते हैं या तो पूरा नहीं देते हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो है टॉपर से नीचे खसकाने में एक एक नंबर का बड़ा महत्व है। एक नंबर की वजह से आप क्या होते हैं, रैंक 1 से रैंक 2 पे आ जाते हैं, इसलिए एक एक नंबर पर बहुत गौर देना है, समझे बात। तो यहां पर समझिएगा भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बना था, और उसी अधिनियम की धारा 4 में, ठीक है, हर अधिनियम में सेक्शंस बटे हुए थे, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स में एक एक चीज के बारे में विस्तृत चर्चा हो ही रहती है, डिटेल्स रहते हैं, है ना बात। तो उसी के धारा 4 में जो है बताया गया, क्या बताया गया, बताया गया है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, ठीक बात। साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं, मतलब अगर मान लें कि ए है, बी है और सी है, ये तीन लोग हैं, ठीक है, और ये तीनों लेकर के एक व्यवसाय स्टार्ट करने, साझेदारी करना चाहते हैं, तो साझेदारी क्या कहलाएगा, तो साझेदारी बता रहा है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध है, ठीक है। यानी ये बात हो गया पारस्परिक संबंध का मतलब, हम भी आपसे जैसा संबंध रखते हैं, आप भी हमसे वैसा ही संबंध रखते हैं, पारस्परिक, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को समझते हुए एक जैसा, ठीक बात।
ये नहीं कि ऐसा है कि हम तो उसको बहुत मान रहे, वो हमको नहीं मान रहा है, ये वाला नहीं। पारस्परिक यानी एकदम सेम टू सेम, दोनों एक दूसरे के लिए सेम भावना के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो साझेदारी क्या है? साझेदारी उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है। और कैसा संबंध? भाई बहन वाला नहीं, दोस्त यार वाला नहीं, बल्कि कैसा संबंध? बिजनेस का रिलेशन है, ठीक है, व्यवसायिक संबंध है। बात समझ में आया? कैसा संबंध है? व्यवसायिक संबंध है, बिजनेस रिलेशन है। क्लियर बात? तो क्या हुआ हमारा? तो साझेदारी क्या है? उन व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध है जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभों को आपस में बांटने का ठहराव किया हो, ठीक है। अब इन दोनों ने जो संबंध बनाया वो कैसे बनेगा? तो याद रखिए, संबंध हमेशा किसके बेस पे बनता है? तो ये संबंध बनाने का जो आधार है वही क्या है? एग्रीमेंट, ठीक है, जो ठहराव है। बात समझे? जो ठहराव है, जो अनुबंध है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? एग्रीमेंट कहते हैं, समझौता को, ठीक है। तो ये समझौता आपस में जब बनता है तभी उनका रिलेशन बनता है, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए, कोई भी संबंध बनाने के लिए क्या होता है? आपस में नियम कानून जुड़ते चलते हैं, ठीक है, आपस में समझौता बनते चलता है, तभी जाके रिश्ते बनते हैं, ठीक बात। तो यहां पर हो गया। और किस लिए संबंध बनाए? क्योंकि जिन्होंने किसी ऐसे कारोबार के लाभ को, ठीक है, यानी इन्होंने जो संबंध बनाए वो इसलिए बनाए क्योंकि इन्हें क्या चलाना है? इन्हें चलाना है बिजनेस, ठीक है। क्या चलाना है? इन्हें चलाना है बिजनेस, व्यापार। बात समझे? तो उस व्यापार को चलाने के लिए इन्होंने जुड़ा है। और उस व्यापार का मोटिव क्या होगा? तो उस व्यापार का मोटिव होगा लाभ कमाना, ठीक है। क्या कमाना? लाभ कमाना। भाई हम आपस में जुड़ गए हैं, आपस में संबंध बना लिए हैं, सब चीज कर लिया और बिजनेस स्टार्ट कर दिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है, जो एम है, वो लाभ कमाना ही ना हो। तो ऐसे कंडीशन में वो जानते हैं क्या हो जाता है? वो होता है एनपीओ, यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अलाभकारी संस्थाएं। जो पहले तो क्लास 12 के सिलेबस में था, अभी एनसीईआरटी ने उसको हटा दिया, लेकिन फिर भी हम यहां पर आपको जो है सब कुछ लेके चलने वाले हैं। आपको कभी भी कहीं भी किसी भी चीज का कोई प्रॉब्लम ना हो, अगर वो कहीं भी पूछा जाए तो आप उसको कर सकें, इसलिए हम एनपीओ भी लास्ट में पढ़ाएंगे, ठीक बात क्लियर है। तो इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो है बिजनेस होगा, बिजनेस का उद्देश्य होगा वो प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को क्या करना? उसे आपस में बांटना है, यानी ये प्रॉफिट ए को भी मिलना है, बी को भी मिलना है, सी को भी मिलना है, ठीक है। अगर प्रॉफिट बटेगा नहीं तो फिर वो साझेदारी नहीं होगा। प्रॉफिट अगर एक आदमी ले रहा है, यानी वही मालिक है, वही सब कुछ है, यानी वो एकाकी व्यापार हो जाएगा। समझे बात? इसीलिए प्रॉफिट को आपस में बांटना भी इनका जो है इस अनुबंध में होता है, ठीक है। बात समझ में आया? यानी अभी तक क्या समझ में आया कि अभी ये लोग जो है 2 या 2 से ज्यादा लोग जुड़ रहते हैं, आपस में संबंध बनाते हैं, समझौता करते हैं और फिर एक व्यापार लेके चलते हैं, और व्यापार का उद्देश्य लाभ कमाना भी होता है और उसे आपस में बांटना भी होता है। ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ठीक है। उसके साथ क्या हो रहा है? अब ये व्यापार कौन चलाएगा? तो यहां पर लिखा है जो उन सबके द्वारा अथवा उन सबकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से किसी व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता हो। किसकी बात हो रहा है? बिजनेस की बात हो रहा है। तो भाई ये बिजनेस कौन चला रहा है? तो ये बिजनेस को समझिएगा कि इस बिजनेस को चलाने वाला व्यक्ति जो है ये कौन है? ये जो है ये चला सकता है कौन? ये चला सकता है ए भी, ये चला सकता है बी भी, ये चला सकता है सी भी। अकेले अकेले ये तीनों चला सकते हैं, या तीनों मिलकर के किसी एक व्यक्ति को डिसाइड कर लें। जैसे क्या हुआ, मान लो कि बिजनेस का जो है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म का बिजनेस है जिसके बारे में सारी जानकारी जो है अकेला ए के पास है, ठीक है। ए जो है A1 आदमी है, उसके पास सारी जानकारी है, और बी सी जो है बस पैसे वाले हैं, उन्हें इन्वेस्ट करना था, उन्होंने पैसा लगाया और वो चाहते हैं कि भाई हमें प्रॉफिट वगैरह मिलता रहे, ठीक है, और मालिकाना जो है हमारा हक बना रहा है ना बात। तो ये दोनों के पास उसकी जानकारी नहीं, तो लेकिन फिर भी ये तीनों जब एग्रीमेंट बनाएंगे तो उसी एग्रीमेंट में डिसाइड कर लेंगे भाई इस बिजनेस को जो है तीनों मिलकर डिसाइड किया तो तुम चलाओ। किसको? ए को, कि भाई A1 हो तुम ही चलाओ, है ना बात। तुम चलाओ और जो चीज होगा उसके बाद हम सब लोग लेकर के उसको चलने वाले हैं, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस जो भी हो हम लोग आपस में बांट के चलेंगे, ठीक बात। तो ऐसा ही बिजनेस क्या होगा? ऐसे बिजनेस को हम लोग साझेदारी कहते हैं। क्लियर है? तो ये परिभाषा हमारा साझेदारी अधिनियम की धारा 4 में दिया गया है। अब बात करते हैं, इसी को सरल शब्दों में बता दिया गया। देखो हर चीजें जो है याद करने में थोड़ा कठिनाई होती है, अगर समझ लो तो याद करना आसान हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी परिभाषा को हम आसान भी करते चलेंगे। जो परिभाषा आपको हार्ड लगेगा, अधिनियम की परिभाषा नहीं याद हो तो सिंपल वाला याद कर लो, लेकिन फिर भी बोलेंगे कि अधिनियम का परिभाषा याद करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्या बता रहा है? बता रहा है साझेदारी से आशय ऐसे व्यवसाय से है जिसे 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करके चलाते हैं तथा लाभ या हानि पारस्परिक विभाजित करते हैं। ये बहुत ही सिंपल बात है, उतने लंबे बात को छोटे वर्ड में बोल दिया गया। क्या बोला गया है कि साझेदारी क्या है? साझेदारी ऐसा व्यापार है जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में समझौता करके, यानी ठहराव अनुबंध बना करके चलाते हैं, और उसमें जो लाभ हानि होता है उसे क्या करते हैं? पारस्परिक विभाजित करते हैं। पारस्परिक मतलब आपस में सब विभाजित करते हैं, ठीक है। ऐसे ही व्यापार हमारा क्या होगा? साझेदारी होगा। समझ में आया बात? अब क्या बात है, अब एक नोट करके एक बात है। अब ये नोट जब भी रहेगा, इस नोट को आपको क्या करना है? इस नोट को हमेशा आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ये हमेशा जो भी हम नोट यहाँ पे देते चलेंगे वो क्या होगा? वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा एमसीक्यूज के लिए और चीजों को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक है। तो क्या है नोट? नोट है साझेदारी में शामिल व्यक्तियों को व्यक्तिगत रूप से साझेदार
तथा सामूहिक रूप से, ठीक है, क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। बात समझ में आया? तो जो साझेदारी होता है उसमें जो भी व्यक्ति होंगे, है ना बात, उन्हें व्यक्तिगत रूप से क्या कहेंगे, उन्हें व्यक्तिगत रूप से हम लोग कहते हैं क्या चीजें, साझेदार, और सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। मतलब क्या है, समझिएगा बात। मतलब यह है कि हमारा जो ए बी सी, ये 3 साझेदार है ना, ये 3 साझेदार हैं, इनमें अगर इनकी पर्सनल बात किया जाए, एक एक लोगों के बारे में बात की जाए, कोई चीज अगर कहना है, केवल ए को समझाना है, केवल ए को बोलना है, तो ए क्या है, एक जो है हमारा साझेदार कहलाएगा, बी भी क्या कहलाएगा, इंडिविजुअली वो साझेदार कहलाएगा व्यक्तिगत रूप से, और सी भी क्या होगा, वो भी साझेदार कहलाएगा। लेकिन अगर एक ही चीजें तीनों पे एक साथ कहना है, तीनों को पे एक साथ लगाना है, तो वो क्या कहलाएगा, वो तीनों एक साथ अगर आपस में जो है इंट्रोड्यूस होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे फर्म। ठीक बात, वो क्या कहलाएंगे, फर्म। तो ये बात भी याद रखना है, व्यक्तिगत रूप से साझेदार है, यानी ए भी साझेदार है, बी भी साझेदार है, सी भी साझेदार है, लेकिन अगर सब साथ में हो जाए तो क्या है, वो फर्म हो जाते हैं। ठीक है, जो व्यवसाय का नाम होता है वही, ठीक है, वो हो जाते हैं। अब बात करते हैं, ये तो हो गया साझेदारी की परिभाषा। अब इनकी विशेषताएं देख लें। तो विशेषताएं का क्या मतलब होता है, पहले आप ये समझिए। अक्सर लोग विशेषताओं का मतलब सोचते हैं उसके बारे में अच्छी बात है, नहीं, जरूरी नहीं। विशेषता उसके बारे में बताना, ऐसा बताना कि उसको आप समझ जाए कि वो क्या है, वो सब कुछ विशेषता कहलाता है। उसमें अच्छी बातें भी हो सकते हैं, बुरी बातें भी हो सकते हैं, पॉजिटिव वे भी बता सकते हैं, निगेटिव वे भी बता सकते हैं। वो सारी चीजें जो उसको डिफाइन करता है कि भाई वो कौन है, उसी को हम लोग विशेषताएं कहते हैं। समझ में आ रहा बात? जैसे आप लापता का पोस्टर देखे हैं कि नहीं, आप रेलवे स्टैंड, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बस स्टैंड में जाते हैं, ये सारी जगहों पे जाते हैं, तो आप लापता अक्सर पोस्टर देखते होंगे, या मंदिर वगैरह कहीं जाते हैं किसी क्राउड वाले क्षेत्र में, तो वहां पे लापता का पोस्टर देखते हैं। तो लापता के पोस्टर में क्या लिखा रहता है, उसकी विशेषताएं लिखे रहते हैं कि इतना लंबा है, पतला दुबला है, या फिर बहुत मोटा है, या फिर रंग में जो है बहुत साफ है, या रंग जो है गेहुआ है, काला है, ऐसा करके जो चीजें बताया रहता है, कपड़ा कौन सा पहना है, किस तरह से, तो उसमें अच्छी बुरी सारी बातें लिखा रहता है ताकि वो आदमी पहचान में आ जाए। अब ये नहीं कि उसके बारे में वो जैसा लुक में है वैसा नहीं बता के उसको शाहरुख खान की तरह बता दिया, सलमान खान की तरह बता दिया, ठीक है, स्मार्टनेस पे बता दिया भाई वो ऋतिक रोशन की तरह बॉडी बिल्डर है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बारे में जो है वही बताना है। ठीक है, तो विशेषताएं क्या होता है, उसमें अच्छी बातें भी हो सकती है, बुरी बातें भी हो सकती है, बस उस चीज को डिफाइन कर दे, वही चीजें विशेषता होती है। ठीक, तो यहां पर अगर हम लोग बात करें साझेदारी की विशेषताएं, तो साझेदारी की विशेषताएं क्या है, तो साझेदारी की विशेषताओं में आप लाइन बाय लाइन चीजों को समझते चलिए। ठीक है, सबसे पहली विशेषता, सारी विशेषताएं लगभग परिभाषा से ही निकल जाती है, कुछ विशेषताएं एक्स्ट्रा आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का होना, है ना बात। हमारे साझेदारी में जो है मिनिमम कितने लोग होंगे, तो हमारे साझेदारी में मिनिमम होंगे 2 लोग। बात समझ में आया, मिनिमम होंगे 2 लोग। और मैक्सिमम कितने होंगे भाई, ये तो पता है कि अधिक लोग हो सकते हैं 2 से अधिक, लेकिन 2 से अधिक कितने, तो मैक्सिमम लोग जो होंगे यानी अधिकतम लोग जो होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 50। यानी सदस्यों की संख्या, साझेदारों की संख्या, अगर बिजनेस चलाना है अच्छे तरीके से, लीगल तरीके से, तो मिनिमम 2 होंगे और अधिकतम 50 होंगे। ठीक बात, क्लियर है। पहले के समय में कुछ जगहों पे जैसे अपडेटेड नहीं होता है, कभी कभी क्वेश्चन जो है पुराने तर्ज पे पूछ दिया जाता है, तो अगर ऑप्शन में 50 नहीं है तो फिर क्या लगाना है, तो देखिएगा फिर लगाना है आपको मैक्सिमम के लिए कितने, मैक्सिमम के लिए लगाना है 20। ठीक है, क्योंकि जब तक कंपनी अधिनियम 2013 नहीं बना था तब तक जो है हमारे जो है साझेदारों की अधिकतम संख्या 20 होती थी। और ऐसा कोई व्यापार में साझेदारी लिया हुआ है जो व्यापार बैंकिंग है, यानी बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड है, पैसा को जमा करना निकालना इस सबसे रिलेटेड अगर बैंकिंग वैसा है, तो बैंकिंग व्यवसाय के लिए वही मैक्सिमम सदस्य कितने हो जाते थे, मैक्सिमम सदस्य हो जाते थे 10। ठीक है, तो ये अपने दिमाग के किसी कोने में रखिएगा, किसी कोने में रखिएगा। हालांकि अब तो अपडेटेड है, इतना दिन हो गया, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कभी कभी बाई चांस पूछ देता है। ठीक है, तो वहां पर अगर ये ऑप्शन नहीं मिला तब, नहीं तो आपको याद इसी को करना है। ठीक है, लिखना भी एग्जाम में इसी को, बस ये किस लिए बताया गया, किसी कोने में रखिएगा, बाई चांस अगर ऐसा होता है तो आप ये चीज भी दिमाग में रखिएगा। ठीक बात, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, समझौता या ठहराव का होना। अब आप ये बात जानिएगा, कोई भी चीजें, कोई भी रिलेशन वो किस पे चलता है, समझौता पे, ठहराव पे, अनुबंध पे। आपस में बनती कब है, जब आपस में समझौता हो, तालमेल बैठे। अगर समझौता ना हो, तालमेल ना हो, तो यार बनेगा ही नहीं, रिलेशन बनेगा ही नहीं। इसी तरह बिजनेस चलाना है, अब 2 अनजान लोग आपस में जुड़ रहे हैं और बिजनेस चलाना चाहते हैं, तो कैसे चलेगा, दोनों को आपस में बैठ करके समझौता बनाना पड़ेगा ना, है कि नहीं बात। अगर समझौता नहीं बनाएंगे तो क्या वो बिजनेस चला पाएंगे, नहीं चला पाएंगे। तो इसीलिए आप समझिएगा समझौता या ठहराव का होना भी जरूरी है, इसी पर ही साझेदारी टिका है। साझेदारी का आधार, जैसे एक मकान बनता है तो उसका आधार पहले तैयार होता है ना, नींव जो बनता है उसका, उसी तरह साझेदारी का नींव जो है, साझेदारी का आधार क्या है, उसका समझौता, उसका ठहराव। ठीक है, उसी पे साझेदारी चला है। अब ये ठहराव या समझौता कैसे होगा, तो ये समझौता या ठहराव जो है, याद रखिएगा, ये मौखिक भी हो सकता है। मौखिक का मतलब समझते हैं, ओरली, बात करके,
बात कर लिया कि भाई तुम्हें जो है इतना लाभ मिलेगा, हमें इतना लाभ मिलेगा, तुम इतना पैसा लगाओगे, हम इतना पैसा लाएंगे, तुम इस तरह से आहरण करोगे, हम इस तरह से आहरण करेंगे, तुम्हें इतना ब्याज मिलना है, हमें इतना ब्याज मिलना है, ये सारी बातें जो है तुम्हें ये काम करना है, हमें ये काम करना है, ये सारी बातें मौखिक रूप से होगा। ठीक है, तो ये समझौता मौखिक भी हो सकता है या लिखित, यानी रिटेन भी हो सकता है, लिख करके भी हो सकता है। समझ में आ गया बात? अब मौखिक या लिखित दोनों हो सकता है। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइए कौन सा ज्यादा बेस्ट है, मौखिक या लिखित? बिल्कुल सही है सभी लोग का, क्या है, लिखित ज्यादा बेस्ट है। यार क्यों लिखित ज्यादा बेस्ट है? यार लिखा हुआ बात का वैल्यू होता है, मुंह से बोले हुए बात का क्या वैल्यू है? पता चला आज आपने जो है कुछ बोला, कल जो है बदल गया, मुकर गया, क्या सबूत है, क्या चीज है? वो तो चला गया, मुंह से निकला गया बात, है ना बात? तो इसीलिए लिखित समझौता ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन साझेदारी अधिनियम कभी भी ये नहीं बोलता है कि आप मौखिक समझौता करते तो आपका व्यवसाय इलीगल है। आपका व्यवसाय इलीगल तब भी रहेगा। तो मौखिक या लिखित दोनों प्रकार से आप समझौता करके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते, चला सकते, लेकिन समझौता होना चाहिए। ठीक बात। नेक्स्ट बात है कारोबार का होना। अगर साझेदारी व्यवसाय का करना है तो हमारे पास जो है भाई ये समझौता कर लिया, 2 या 2 से अधिक जो लोग जुड़ गए हैं, ये सारी चीजें हो गए हैं, लेकिन उसके साथ एक बिजनेस भी चलाना पड़ेगा, है ना बात? तो हमारे पास एक जो है प्रॉपर एक बिजनेस हो, एक व्यापार हो, यानी कारोबार भी होना हमारे लिए जरूरी है। ये नहीं कि समझौता करके बस बैठ गया, ऐसा नहीं, बिजनेस भी चलना चाहिए, तभी वो बिजनेस साझेदारी का जो है संज्ञा लेगा। फिर उसके बाद क्या है, कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना तथा उसे आपस में विभाजित करना। फिर अगली बात है कि जो बिजनेस हम चला रहे हैं वहां पर उस बिजनेस का जो उद्देश्य होगा वो क्या होगा, वो लाभ कमाना होगा। ठीक है, यहां पर लाभ जो है एक उद्देश्य होना चाहिए। अब देखिए उद्देश्य लाभ लेके चलना जरूरी नहीं कि लाभ हो, लेकिन मन तो था लाभ कमाने का, तो ये चीज होना चाहिए, लाभ का उद्देश्य जो है होना चाहिए। और जब भी लाभ होगा तो उस लाभ को बांटना किसको है? उस लाभ को बांटना है आपस में, जितने भी साझेदार हैं, जितने भी सदस्य, उनको बांटना पड़ेगा। क्यों? अगर लाभ का उद्देश्य नहीं होगा तो बिजनेस क्या चेंज हो जाएगा? अलाभकारी संस्थाएं हो जाएगा, एनपीओ हो जाएगा। और अगर लाभ जो है केवल एक आदमी लेके चलता है, बांटा नहीं जाता, तो वो बिजनेस कैसा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एकाकी व्यापार। समझे बात? तो इसीलिए एक तो लाभ होना चाहिए और दूसरा उस लाभ को क्या करना चाहिए, आपस में बांटना। अगर नहीं होगा ये चीजें तो बिजनेस का स्वरूप बदल जाएगा, वो साझेदारी नहीं कहलाएगा, है ना बात? समझे बात? लाभ नहीं होगा तो अलाभकारी संस्था और बांटेंगे नहीं तो एकाकी व्यापार। समझ रहे बात? तो ये दोनों चीजें यहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद कारोबार का उन सभी के द्वारा या उनमें से किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाना है। अब वो कारोबार कोई भी चला सकता है, कोई भी का सेंस जैसे क्या है कि 3 साझेदार हमने बताया कि ए है, बी है, सी है। अब इस बिजनेस को ए बी सी तीनों अलग अलग मिल चला सकते हैं। ठीक है, अकेला ए भी चला सकता है, अकेला बी भी, अकेला सी भी, लेकिन इन तीनों को डिसाइड कौन करेगा? आपस में मिल करके। ये आपस में तीनों के तीनों मिल करके ये डिसाइड करेंगे भाई बिजनेस को जो है ए चलाए, ये दोनों का मर्जी से चलाए, ये तीनों की मर्जी से चलाए तब ए चलाएगा। बी चलाए, सबकी मर्जी से रहेगा तब बी चलाए। सी चलाए, सबकी मर्जी रहेगा तब सी चलाएगा। अकेले बोलेगा नहीं यार सी हमको चलाना है, नहीं तुम लोग जाओ यार, क्या मतलब है, हमको आता है हम चलाएंगे। तो बाकी ए और बी नहीं चाहते तो ऐसा नहीं हो सकता, ये तीनों की मर्जी रहनी चाहिए। जितने साझेदार है सबकी जो है यहाँ पर रजामंदी होनी चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति डिसाइड होगा चलाने वाला। ठीक है, या फिर इस व्यापार को कौन चलाएगा? ये तीनों आपस में मिलकर के चलाए। ठीक है, एक और कंडीशन भी बन सकता है, ये सबके सब डिसाइड करके किसी एक व्यक्ति को और संचालक की भूमिका में रख करके, कोई बाहरी व्यक्ति डी है उसको रख दिया गया भाई तुम व्यापार चलाओ, तो ये भी मुमकिन है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यापार चल सकता है, लेकिन वो डिसाइड कौन करेगा? वो सभी साझेदार मिलकर के डिसाइड करेंगे। ठीक बात समझ में आया? क्लियर है? फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद है प्रत्येक साझेदार फर्म का एजेंट होना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कैरेक्टर जो है, ये जो विशेषता जो है, ये केवल साझेदारी के अंतर्गत आता है। इसीलिए एमसीक्यूज के लिए सबसे बेस्ट जो है ये क्वेश्चन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है ना बात? तो यहां पर समझ जाएगा कि प्रत्येक साझेदार का फर्म का एजेंट होना का सेंस क्या हुआ कि जैसे ए, बी और सी ये जो है साझेदार हैं, ये सभी के सभी साझेदार आपस में क्या है, फर्म के एजेंट है, यानी आपस में एक दूसरे के मालिक भी बन जाते हैं और एक दूसरे के जो है नौकर की तरफ भी काम करते हैं। स्वामी तथा अभिकर्ता का संबंध भी कहा जाता है, इसे प्रधान तथा अभिकर्ता का संबंध भी कहा जाता है, प्रत्येक साझेदार अपने फर्म का एजेंट भी कहा जाता है। ऐसे करके कई लैंग्वेज में इसको बोला जाता है। मीनिंग आप क्लियर समझिए क्या होता है। इसका मतलब होता है कि यहां पर जो तीनों साझेदार जो है, ये तीनों साझेदार एक दूसरे के कभी मालिक बनते हैं, कभी जो है नौकर बन जाते हैं, यानी एजेंट बन जाता है। कहने का सेंस क्या? अब एजेंट क्या होता है, तो ये बात याद है कि एजेंट हर उन व्यक्ति को कहते हैं जो क्या होता है, जो आपकी जगह पे आपका काम करे। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, मान लीजिए किसी दिन मेरा जो है तबियत सही नहीं रहा, तो अगर हमारे जगह कोई और टीचर अकाउंट्स की क्लास ले लिया, तो उस समय वो टीचर जो होंगे अकाउंट्स के हमारे जगह पे पढ़ा रहे हैं, मेरी जगह पे काम कर रहे हैं, तो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें उस क्षण के लिए हमारा एजेंट की तरह कहा जाएगा। समझे बात? तो आपके जगह पे आपका कोई काम करे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर पापा ने मांगा 1 गिलास पानी, और आपने बोला अपने छोटे भाई जाके 1 गिलास पानी दे दो।
आपसे पापा ने बोला था, छोटे भाई ने कर दिया, तो छोटा भाई आपका एजेंट की तरह काम कर दिया। समझ में आया बात? क्लियर है? और छोटे भाई तो यार घर के एजेंट होते हैं, जब देखो तो दरवाजा खोलो तो ये करो तो वो करो, करना पड़ता है। हम भी छोटे हैं तो हम भी ये चीज देखते रहते हैं, हमें भी करना पड़ता है ना बात? इनमें से कौन कौन छोटा है आप लोगों में से बताए तो जल्दी। ठीक है, तो ये बात समझ में आया। अब इसमें क्या होता है, तो यहां पर समझिएगा कि हमारा जो है ये प्रत्येक साझेदार एक दूसरे के क्या होते हैं, मालिक और अभी जो है एजेंट दोनों होते हैं। ऐसे कंडीशन में जैसे ए जो है बी को कुछ बोलता है या सी को कुछ बोलता है कार्य करने के लिए, व्यवसाय से रिलेटेड, तो बी और सी बोलेंगे जी हुजूर, चलते हैं, करते हैं, है ना बात? अब ए वहां पर मालिक है, बी सी उसके जो है एजेंट हो गए, नौकर हो गए, उस तरह से काम करें। उसी तरह बी भी कहता है ए को और सी जो है बी जो कहता है ए को और सी को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, बी मालिक हो जाएगा और ए सी जो है एजेंट हो जाएगा। और सी अगर बोलेगा ए को या बी को, तो ऐसे कंडीशन में सी मालिक होगा और ये दोनों जो है एजेंट हो गए। क्लियर बात? लेकिन एक बात इंपॉर्टेंट, ये कार्य व्यवसाय से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मालिक बन गया है तो भाई अपने घर का सब्जी मंगवाने लगा, अपने घर के कुत्तों को टहलाने लगा, अपने घर के जो है बाकी कार्य कराने लगा। ऐसा नहीं, काम जो होगा वो व्यापार से रिलेटेड ही होनी चाहिए। ठीक बात? फिर उसके बाद असीमित दायित्व। देखिए ये एक नेगेटिव कैरेक्टर है, और हमने बोला ना विशेषताओं में जो है आपका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पार्ट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल अच्छी अच्छी बातें कर लो वही विशेषता है। ठीक है, उसमें बेकार बातें यानी नेगेटिव बातें भी जो है हो सकता है, जैसे असीमित दायित्व। अब इसे समझने से पहले आप थोड़ा सा समझिए कि सीमित और असीमित दो प्रकार के दायित्व होते हैं। ठीक है, दायित्व कैसे कैसे होते हैं, सीमित और असीमित। अब ये दोनों होता क्या, अब आपको इन वर्ड्स के मतलब तो शायद पता ही होंगे। सीमित का मतलब होता है एक लिमिटेड, यानी एक क्षेत्र तक, एक सीमा तक बातें, वो सीमित हो जाता है। ठीक है, और असीमित का मतलब होता है कि अनलिमिटेड, उसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं है, जहां मन वहां। जैसे यूट्यूब की क्लास क्या है, असीमित, कोई भी देख सकता है, कितने भी बच्चे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर हम प्रॉपर क्लासरूम में जब क्लास लेते हैं तो वो क्या होता है, वो सीमित होता है, क्योंकि क्लासरूम में बच्चों के बैठने की जो संख्या होती है वो लिमिटेड होती है, उससे ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़ के तो बैठ नहीं सकते, है ना बात? समझ रहे हैं? तो उसकी संख्या क्या होता है, लिमिटेड होती है। ठीक, अब दायित्व में जब हम बात करें सीमित और असीमित की, तो वो क्या होगा उसको थोड़ा आपको समझना है। जैसे अगर सीमित दायित्व की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में आप जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस व्यवसाय में आपने जो पूंजी लगा दिया, भाई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं ना, पूंजी लगाते हैं ना, पूंजी लगा के ही तो व्यापार स्टार्ट होता है। तो आपने जो पूंजी लगा दिया है ना बात, उस पूंजी तक ही आपके दायित्व है। यानी अगर व्यवसाय डूबता है, हानि होता है, बहुत प्रॉपर जो है व्यवसाय बर्बाद हो गया, तो आपका जो पैसा डूबेगा उस व्यवसाय में, कितना डूबेगा, वो केवल उतना ही डूबेगा जितना आपने उसमें पूंजी लगाया। व्यवसाय को नीलाम उलाम करके उसके जो है ऋण वगैरह चुकाया जाएगा, जब उसके उधार वगैरह दिया जाएगा, तो आपके पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं टच किए जाएंगे, केवल उतना ही डूबा जितना आपने क्या किया है, जितना आपने उस जगह पे लगाया है उस व्यापार को चालू करने में, उस व्यापार में। ठीक है, तो वो होता है सीमित दायित्व। समझ में आ गया? लिमिटेड, केवल आपकी पूंजी की सीमा। ठीक, और असीमित दायित्व, अब आपको समझ में आ रहा होगा असीमित का मतलब। अब असीमित का मतलब क्या है कि आपने व्यापार को चलाने में जो भी कैपिटल लगाया, जो भी पूंजी लगाया, वो तो लगा, और व्यापार कोई भारी नुकसान झेल गया। ठीक है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, व्यापार बंद होने की बात हो गया। अब उस नुकसान को पूरा करने के लिए पहले तो व्यापार की प्रॉपर्टीज बिक जाएंगी, उनसे पूरा किया जाएगा। अगर नहीं हुआ तो जितना पैसा बचा उस पैसे को पूरा करने के लिए, उस उधार को पूरा करने के लिए, उस दायित्व को पूरा करने के लिए आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी नीलाम होगी और उसको बेच करके पैसा जो है चुकाया जाएगा, पर्सनल प्रॉपर्टी भी हाथ चला जाएगा। ठीक है बात? तो ऐसे दायित्व कहते हैं असीमित दायित्व, यानी जहां तक आपके पास पैसा है वो सब जाएगा। ठीक बात? क्लियर है? तो उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, असीमित दायित्व। समझ में आया? और साझेदारी में कैसा होता है, तो साझेदारी में दायित्व होता है असीमित। क्लियर है? समझ में आया? फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद पंजीयन। ये भी बात याद रखिएगा, पंजीयन, पंजीयन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो देखिए जिन भिन्न व्यवसाय के जो है अधिनियम बने हुए, उन व्यवसाय के जो है पंजीयन कराना जो है होता है, और किसके तहत कराना होता है, उसी अधिनियम के तहत कराना होता है। साझेदारी का भी अपना अधिनियम है, कौन सा, साझेदारी अधिनियम 1932। ठीक है, तो इसमें भी पंजीयन कराना होता है। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी बात है कि साझेदारी का पंजीयन जो कराना है ना, वो कैसा है, वो है ऐच्छिक। कैसा है, ऐच्छिक, आपकी इच्छा अनुसार। आप चाहें तो उसका पंजीयन कराएं, आप चाहें तो उसका पंजीयन ना कराएं, ऐसे भी व्यवसाय लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आप बताइए, पंजीयन का मतलब होता है कि आपने जब पंजीयन करा लें तो उसे कानूनी स्वरूप मिल गया। ठीक बात? तो बताइए बेस्ट क्या है, पंजीयन कराना बेस्ट है कि नहीं? तो बिल्कुल सही है, बेस्ट है। आप पंजीयन नहीं कराते तो कुछ नुकसान होते हैं, है ना बात, कुछ नुकसान आपको होगा। लेकिन क्या होना चाहिए, यहां पर यह नियम है कि पंजीयन जो है ऐच्छिक है, आप चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं, अनिवार्य नहीं है। एकदम अनिवार्य का मतलब होता है कंपलसरी कराना ही कराना है, यहां पर क्या है अनिवार्य नहीं है, आप चाहे तो कराएं चाहे तो ना कराएं। ठीक बात? क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट बात, तो अब हम लोग बात करेंगे साझेदारी के विधान के बारे में।
साझेदारी का विधान यानी हमारा जो है साझेदारी संलेख, हमने जान लिया कि साझेदारी क्या होता है, साझेदारी की विशेषताएं क्या होती है। तो अब भाई आखिर में साझेदारी चलता कैसे, किस चीज के आधार पर चलता है, तो हमने आपको समझाया था कि साझेदारी जो चलता है उसका जो आधार है वो क्या है, वो है समझौता। और आप ये भी जान गए हैं कि जो समझौता है वो कैसे होता है, वो समझौता आपका लिखित भी हो सकता है और क्या हो सकता है, और आपका जो है मौखिक भी हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी चलेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से हो सकता है। और हमने आपसे पूछा था क्या कि ये समझौता कौन सा बेस्ट है, लिखित बेस्ट है कि मौखिक बेस्ट है, तो सभी बच्चों ने एक साथ समझा ये बात कि भाई जो लिखित होता है वही बेस्ट है ना बात, क्योंकि लिखे हुए बातों की वैल्यू होती है, मुंह से बोले बातों की क्या वैल्यू है, आज बोला कल मुकर गया, है ना बात। तो इसी हिसाब से अब ये समझौता होगा तभी हमारा व्यवसाय चलेगा। क्यों, क्योंकि जब तक हमारे आपस में हम लोग नए नए लोग जुड़ रहे हैं, अब नए नए लोग जुड़ रहे हैं, अगर एक बात पे हम लोग एक साथ जो है एग्री नहीं करते हैं तो आगे बात बढ़ेगी क्या, नहीं बढ़ेगी, है ना बात। तो अब समझिएगा कि ये जो लिखित समझौता होगा ना, इसी लिखित समझौता को ही हम लोग क्या कहते हैं, साझेदारी संलेख कहते हैं, साझेदारी का विधान कहते हैं, साझेदारी का कानून कहते हैं। भाई विधान क्यों, क्योंकि विधान है जिसके हिसाब से हमें सभी चीज को लेकर चलना है। तो चलिए अब थोड़ा सा इस किताबी लैंग्वेज की तरफ आते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर समझते हैं क्या है। तो देखिए साझेदारी संलेख से आशय ऐसे प्रपत्र से, प्रपत्र याद रखिएगा, पत्र जो होता है वो किसी लिखे हुए कागज को कहते हैं, ठीक है, बात समझे। अब उसके साथ प्र जुड़ा है, तो प्र जुड़ा है तो प्र का मतलब हो गया प्रमुख, ठीक है। तो हमारा जो साझेदारी संलेख क्या है, प्रमुख पत्र है। इसका मतलब क्या है, जो साझेदारी संलेख हमारा है ना, वो पूरे साझेदारी व्यवसाय का सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है। इसीलिए इसके लिए प्रपत्र वर्ड यूज किया है। ऐसे ही कोई कागज का टुकड़ा नहीं कि भाई कुछ भी लिख के चला गया, ऐसा नहीं, वो सबसे मेन है, उसी के हिसाब से सबसे चलना है, ठीक बात। तो प्रपत्र है जिसमें साझेदारी से संबंधित सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है। मतलब क्या है कि इसी पत्र के अंदर हमारा जो साझेदारी व्यवसाय है उससे संबंधित सभी नियम एवं शर्तों का उल्लेख होता है। नियम एवं शर्त कैसे, जैसे हमको बिजनेस ले चलना है, जैसे क्या है भाई, हम कितनी पूंजी लगाना है, कौन कितना आहरण करेगा, पूंजी पर ब्याज क्या होगा, आहरण पर ब्याज क्या होगा, कोई कैसे ऋण देता है, ऋण पर ब्याज कितना होगा, कोई नया साझेदार आता है तो उसके प्रवेश के क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, कोई साझेदार फर्म छोड़ के जाता है तो उसके लिए कैसे लेखांकन है, किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो उस समय क्या होता है, साझेदारी बिजनेस बंद होता है तो क्या होता है। तो सभी कानून, जो भी नियम एवं कानून हम जोड़ सकते हैं, जो भी नियम एवं शर्तें जोड़ सकते हैं अपने व्यापार को चलाने के लिए, वो सब कुछ हमारा इसके अंदर लिखा जाता है। यानी समझ रहे हैं ना, सबसे मेन डॉक्यूमेंट है, इसीलिए ठीक बात, लिखा जाता है जिसके आधार पर साझेदारी व्यवसाय का संचालन किया जाता है। यही हमारा है। जब हम जो है साझेदार जुड़ रहे हैं, जैसे कि ए बी सी, ये तीन साझेदार जब जुड़ रहे हैं तो ये तीनों साझेदार आपस में मिलकर बना रहे हैं, इसीलिए ताकि इसी के हिसाब से वो अपना बिजनेस लेके चलेंगे, ताकि बाद में कोई बवाल ना हो। लिखित है तो बवाल होने का चांस नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद किया जाता है इसका निर्माण, ठीक है, इसका निर्माण सभी साझेदारों के सहमति से होता है। समझ में आया बात। अब ये जो बनेगा ना, ये तीनों साझेदार या जो भी साझेदार हैं सब मिलके बनाएंगे, एक एक साझेदार के उसमें जो है वहां पे उपस्थिति होगा, उनके सामने ये सारी चीज बनेगा और उनके रजामंदी से सारी चीजें बनेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे तीन साझेदार हैं लेकिन ए और बी चुपके चुपके जो है मिल करके साझेदारी संलेख बना लिए, ए और बी दोनों मिल करके, तो क्या वो साझेदारी संलेख कहलाएगा? नहीं। सी को पता नहीं चला, सी ने उस बारे में बोला नहीं, उसके लिए जो है अपना रजामंदी दिया नहीं, तो ऐसे कंडीशन में वो साझेदारी संलेख नहीं कहलाएगा। समझे बात। सभी साझेदार आपस में मिलकर के बनाते हैं और क्या कहते हैं, इसे साझेदारी का विधान कहते हैं। जैसा हमने शुरुआत में बोला कि आइए हम समझते हैं साझेदारी के विधान के बारे में। ये साझेदारी का विधान है, मेन चीज, मेन कानून जिसके हिसाब से चीजों को लेकर चलना है। अब आपके दिमाग में एक कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर साझेदारी अधिनियम भी तो एक कानून है। तो साझेदारी अधिनियम वो सभी साझेदारी व्यवसाय पे एक जैसा लागू होता है, और साझेदारी संलेख जो होता है वो साझेदारों द्वारा बनाया हुआ खुद का नियम एवं शर्त होता है, जिसके हिसाब से वो बिजनेस को लेकर के चलेंगे। समझ में आया बात, दोनों में अंतर, ठीक बात, क्लियर है। और इसी के बारे में जो है एक छोटा सा नोट यहाँ पे दिया गया, क्या, लिखित साझेदारी समझौता ही, ठीक है, लिखित साझेदारी समझौता ही साझेदारी संलेख कहलाता है। हमने बताया समझौता दो प्रकार से, लिखित मौखिक, और जो लिखित हुआ वही क्या कहलाएगा, वही हमारा साझेदारी संलेख कहलाएगा। ठीक बात, क्लियर हो गया, बात समझे। अब बात ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे पूछा जाता है, क्या ये पूछा जाता है आखिर में कि हमारा जो साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली प्रमुख बातें, तो प्रमुख बातों का कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड बातें इसके अंदर लिखा जा सकता है। और ये सारी बातें किसके हिसाब से लिखा जाएगा, आपके थॉट्स पे। आप बिजनेस में जुड़े हैं, आप बिजनेस में क्या क्या नियम एवं शर्तें बनाना चाहते हैं साझेदारों के साथ बैठ करके, वो सब कुछ इसमें लिखेंगे। जैसे कुछ प्रमुख बातें बता दे रहे हैं, सबसे पहले साझेदारी फर्म का नाम एवं पता, फिर उसके बाद साझेदारों का नाम एवं पता, फिर उसके बाद साझेदारों ने कितनी पूंजी लगाया और उस पूंजी पर ब्याज क्या होगा, साझेदार कैसे आहरण करते हैं, कितना कितना आहरण करते हैं और उस पर ब्याज क्या होगा, साझेदार अगर ऋण देते हैं तो ऋण कैसे देना है और उस पर ब्याज कितना होगा, ख्याति का मूल्यांकन किस विधि से होगा, ठीक है,
प्रवेश के समय क्या नियम होंगे, कैसे लेखांकन होंगे, अवकाश ग्रहण करते समय कैसे लेखांकन होंगे, साझेदार की मृत्यु पे किस तरह से जो है खातों को जो है मेंटेन किया जाएगा, यानी कैसे लेखांकन होंगे, फर्म का जब विघटन होगा तो क्या क्या चीजें होगा, ये सभी इंपॉर्टेंट चीजें उसके अंदर लिखा जाता है। बात समझे? क्लियर है? तो इसको आप जब एक बार इस चीज को समझ लिए हैं कि अपने व्यापार के बारे में सब कुछ लिखा जाता है, तो ऑटोमेटिकली आपको ये पॉइंट्स याद हो जाएंगे और समझ में आ जाएंगे। एक बार केवल अपने बुक में पढ़ लीजिएगा, ठीक बात? क्लियर है? और ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक? क्योंकि वन शॉट है, एक ही वीडियो में को ज्यादा चीजें समझाना है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। अब इसका मतलब क्या है? ये हमने बोला कि देखिए साझेदारी संलेख बनता है, लेकिन मौखिक समझौता भी हो सकता है ना। अब साझेदारी संलेख का अभाव है, यानी साझेदारी संलेख नहीं बना है, तो फिर उस समय कौन कौन से नियम अपने व्यापार में लागू होंगे, साझेदारी व्यवसाय जो चलेगा उसमें कौन से नियम लागू होंगे, ठीक है? तो उससे संबंधित नियम, और ये नियम है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर के भी, और आप जब न्यूमेरिकल चलाएंगे, ठीक है, आप जब न्यूमेरिकल लगाने लगेंगे तो उसमें भी आपको ये नियम को जो है हेल्प करेगा, इसलिए ये नियम समझिए, ठीक है? एमसीक्यूज में भी बहुत पूछा जाता है, एग्जाम्स में और भी तरह के क्वेश्चन में, शॉर्ट्स में, वेरी शॉर्ट्स में भी पूछा जाता है, तो समझिएगा ये कौन कौन से नियम है जब साझेदारी संलेख नहीं रहेगा। या फिर कभी कभी ऐसे पूछा जाता है जहां पर साझेदारी संलेख चुप हो जाता है, जहां पर साझेदारी संलेख मौन धारण करता है, तो वहां पे कौन से नियम लगते हैं, कैसे? क्योंकि कानून की नजर में जो विधान की किताबें होते हैं, जो कानून की किताबें होती है, वो बोलती हैं, है ना बात? इसीलिए साइलेंट होने का मतलब ऐसा चीज जहां पर ये जो नियम है ना, ये नियम के अंदर यानी साझेदारी संलेख के अंदर वो नियम का जब उल्लेख नहीं होता तो उसी को हम लोग साइलेंट कहते हैं। जैसे आप मूवीज देखते होंगे तो अक्सर पुरानी मूवीज में दिखाता था कि कभी कोई लेटर पढ़ा जाता था, उस व्यक्ति का चेहरा जो है उस लेटर में भूलने लगता था, है ना बात? ऐसा आपने देखा होगा मूवीज में। तो कानून की नजर में ऐसा ही होता है। क्या होता है कि आपके पास जो कागज है, जो डॉक्यूमेंट है, वो बोलता है, और अगर उसमें कोई बात नहीं लिखा है तो वो क्या होगा, वहां पे वो मौन हो जाएगा, ठीक बात? तो साझेदारी संलेख बना भी है और इन बातों का उल्लेख उसमें नहीं हुआ, है ना बात? इन बातों का उल्लेख नहीं हुआ, तो उस समय भी यही नियम यहाँ पे लागू होंगे। ये हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है? हेडिंग्स कुछ भी पूछे एग्जाम में, समझिएगा बात कि जब भी साझेदारी संलेख नहीं रहेगा तो आपको कौन कौन से नियम लगने हैं, ठीक है? तो सबसे पहला बात करें, सबसे पहला बात होता है कि लाभ हानि अनुपात। प्रमुख 5 यहाँ पे नियम है, वैसे तो बहुत से नियम होते हैं लेकिन ये आपके इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें इसमें आता है, ठीक बात? तो हमारा जो है इसमें बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला क्या हो गया कि हमारा जो है लाभ हानि अनुपात। लाभ हानि अनुपात कैसा होगा? जितने साझेदार होंगे उतना जो है बराबर बराबर अनुपात बनेगा। जैसे 2 साझेदार है तो आधा आधा, 3 साझेदार है तो 1/3, 4 साझेदार है तो 1/4, है ना बात? तो हमारा लाभ हानि अनुपात कैसा होगा? बराबर अनुपात होगा। कैसा होगा? बराबर अनुपात। या फिर हम लोग इसको क्या कह सकते हैं, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं समान अनुपात, ठीक है? क्या कह सकते हैं? समान अनुपात। क्लियर बात? पहली बात हो गया, अगर साझेदारी संलेख नहीं हुआ। दूसरी बात क्या हुआ? पूंजी पर ब्याज की बात कर लें तो पूंजी पर ब्याज, देखिए जब साझेदार अपना पैसा व्यापार में लगाता है तो व्यापार की नजर से वो पैसा दायित्व है, जो पूंजी है उसका वो दायित्व है। तो व्यापार जो है यानी साझेदारी फर्म जो है वो व्यापारी यानी साझेदार को क्या करता है? पूंजी पर ब्याज देता है एक निश्चित प्रतिशत की दर से, ठीक है? और ये प्रतिशत की दर कहां पे उल्लेख किया जाता है? साझेदारी संलेख में। और यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो फिर क्या होना है? तो याद रखिएगा, यदि साझेदारी संलेख नहीं है या साझेदारी संलेख में इस बारे में उल्लेख नहीं है तो पूंजी पर ब्याज क्या होगा? पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। फर्म द्वारा किसी भी साझेदार को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ठीक बात? क्लियर है? समझ में आया? अगली बात करते हैं। अगली बात हमारा है क्या? आहरण पर ब्याज। जैसे व्यापारी जो है व्यापार में पैसा लगाता है तो व्यापार के लिए वो पैसा दायित्व होता है, एक प्रकार का ऋण होता है, इसलिए व्यापार जो है व्यापारी को ब्याज देता है, जिसे पूंजी पर ब्याज कहते हैं। अभी आपने समझा। इसी तरह जब साझेदार फर्म में से अपने निजी प्रयोग के लिए जो भी पैसा निकालता है, जो भी माल निकालता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आहरण, है ना बात? और इस आहरण जो होता है वो व्यापार जो है इस प्रकार से ट्रीट करता है कि हमने अपने मालिक को यानी अपने जो हमारे वो हैं साझेदार हैं, ठीक है, उनको क्या किया गया? उनको जो है हमने क्या दिया है? ऋण दिया है ना बात? अब उस ऋण पर ब्याज जो है जो साझेदारी फर्म है वो खुद लेता है। समझ में आ रहा है? वो साझेदारी फर्म खुद लेता है। तो ऐसे कंडीशन में आहरण पर ब्याज क्या होगा? अब इसके बारे में भी एक निश्चित प्रतिशत लिखा रहता है। कहां पर? आपका साझेदारी संलेख में। यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो आहरण पर ब्याज क्या होगा? तो याद रखिए यहां पर कि आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। अब दिया जाएगा लिया जाएगा ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके समझ में आया कि नहीं? दिया जाएगा सेंस क्या हुआ? तो याद रखिएगा पूंजी पर ब्याज जो है ना, ये बात याद रखिएगा, जो पूंजी पर ब्याज है वो आपका व्यापार के लिए क्या है? व्यापार के लिए व्यय है, क्योंकि ब्याज दे रहा है व्यापार, ठीक है? पूंजी पर ब्याज क्या है? व्यापार के लिए व्यय है, क्योंकि व्यापार दे रहा है। किसको दे रहा है? सदस्यों को यानी साझेदारों को, ठीक है? और आहरण पर ब्याज क्या है? आहरण पर ब्याज जो है वो व्यापार के लिए क्या है? व्यापार के लिए आय है,
क्यों? क्योंकि व्यापार इसे प्राप्त कर रहा है, किससे? साझेदारों से, सदस्यों से। समझ में आया बात? और ये दोनों कब होगा? जब साझेदारी संलेख में लिखा रहेगा। अगर साझेदारी संलेख में नहीं लिखा है तो क्या होगा? नहीं दिया जाएगा और नहीं लिया जाएगा। ठीक बात। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद साझेदारों का वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक। समझिए बात, अगर व्यापार जो है व्यक्ति चला रहा है, साझेदार लोग मिलकर के अपने व्यापार को चला रहे हैं, तो कुछ साझेदार ऐसे होते हैं कर्मठ टाइप के, खूब जुझारू होते हैं, खूब मेहनत करते हैं अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, खूब चौचक मेहनत किया, खूब चाप के मेहनत किया। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ? अगर साझेदारी संलेख है तो उनके मेहनत का जो है मेहनताना लिखा जाएगा साझेदारी संलेख में, भाई कि तुम्हें इतना रुपया वेतन दिया जाएगा, या तुम्हारे इस काम के लिए इतना रुपया कमीशन दिया जाएगा, इतना रुपया पारिश्रमिक दिया जाएगा। इस प्रकार की बातें उसमें लिखी रहती है साझेदारी संलेख में। लेकिन यदि साझेदारी संलेख नहीं है तो याद रखिएगा, आप कितना भी काम कर ले अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, कुछ भी कर ले, लेकिन क्या होगा? आपको जो है किसी भी प्रकार का कुछ भी वेतन, कमीशन, पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा कोई भी साझेदार को। ठीक है, कोई भी साझेदार कितना भी काम कर ले, लेकिन उसे कोई भी वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाने वाला। ठीक, समझ में आया? नेक्स्ट बात हमारा क्या है? साझेदारों के ऋण पर ब्याज। अब ये बात याद रखिए, ऋण कभी भी बिना ब्याज के नहीं मिलने वाला। ठीक है, बिजनेस में है ना बात। तो यदि साझेदार अपने फर्म को ऋण देते हैं, ठीक बात। अब ये बात जानिएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी छोटा से बड़ा, सबको ऋण की आवश्यकता कभी ना कभी पड़ती है। ठीक है, तो इसीलिए साझेदारी फर्म भी चल रहा है तो उसे भी ऋण की आवश्यकता पड़ती है। अब साझेदारी फर्म ऋण कई तरीके से प्राप्त सकता है, जैसे जाकर के बैंक्स वगैरह से ले ले, जो भी ऋण देने वाली संस्थाएं उनसे जाकर ऋण ले ले। ठीक है, या फिर क्या करेगा? अपने साझेदारों से ऋण ले ले, सबसे आसान, वो तो अपने ही है ना बात, उनसे ऋण ले, है ना बात। तो याद रखें, जो ऋण साझेदार दे रहा है वो पूंजी नहीं है, वो ऋण है, वो अलग से जो है उधार के तौर पे अपने बिजनेस में लगा रहा है। पूंजी लगाए वो अलग है, अलग से पैसा लगा रहा है, किसमें? उधार के रूप में लगा रहा है, और उस पे जो है साझेदार एक निश्चित प्रतिशत की दर से ऋण लेता है, यानी फर्म जो है उस ऋण पर ब्याज देता है। ठीक बात, ये बात क्लियर है? अब इसके बारे में भी जो प्रतिशत है वो कहां उल्लेख होगा? साझेदारी संलेख में उल्लेख होगा। और यदि साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के बारे में, यानी साझेदारों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज के बारे में कोई बातों का जिक्र नहीं है, कुछ भी नहीं बताएगा, तो फिर क्या होगा? ऋण पर ब्याज नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। समझिएगा बात। फिर क्या होगा? ऋण पर ब्याज जो है 6%, ठीक है, 6% वार्षिक, ये एक दर निश्चित है। ठीक है, 6% वार्षिक दर से दिया जाएगा, याद रखिएगा, दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया बात? ऐसा नहीं कि इसमें भी नहीं दिया जाएगा, ऋण कभी भी बिना ब्याज के नहीं होगा, है ना बात? क्लियर है? तो यहां पर आपको समझ में आएगा। तो ये 5 नियम है, पांचों के पांचों नियम आपको जो है याद करके रखने हैं। किसके लिए? आपको याद करके रखने हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक बात, समझ में आया अच्छे तरीके से? नेक्स्ट हमने जो बात करते हैं, हम लोग अब साझेदारी खाते के बारे में बात करते हैं, है ना बात। अब साझेदारी खाते के बारे में हम लोग बात करते हैं कि साझेदारी बिजनेस में जो है खाते किस प्रकार से मेंटेन होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, कैसे कैसे चलता है। तो देखिए, इससे पहले आप एकाकी व्यापार जो क्लास 11 में पढ़े वो समझिए, और नहीं पढ़े तो वो भी समझिए, ताकि आपको थोड़ा सा रिलेशन समझ में आए कि कैसे क्या होता है। आप जब अकाउंटिंग को समझेंगे तो आप जानेंगे जो सौदे होते हैं वो सबसे पहले जर्नल में लिखा जाता है। ठीक है, रोजनामचा, है ना बात, जर्नल, उसके अंदर लिखा जाता है। फिर उन सौदों से जो है या जनरल की सहायक बहियां बनती हैं, सब्सिडी बुक्स, उनमें लिखा जाता है। फिर उनके सहायता से लेजर होता है। ठीक बात, फिर उनके सहायता से क्या होता है? लेजर होता है। और फिर उनके सहायता से क्या होता है? उनके जो बैलेंस वगैरह निकलते हैं उससे बनता है हमारा ट्रायल बैलेंस, जो हमारे लेखांकन को चेक करता है कि भाई हमारा लेखांकन अंगड़ती रूप से शुद्ध है कि अशुद्ध है, उसको बनाया जाता है। और फिर इसके बाद बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसे हम लोग फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। ठीक बात, वित्तीय विवरण, ये सारी चीजें हमारा बनता है। बात समझ में आया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है। अब याद रखिए, ये सारी चीजें सभी प्रकार के बिजनेस में एक जैसी होती हैं। चेंजेस कहां होता है? चेंजेस होता है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए अलग अलग तरीके से बनता है। जैसे क्लास 11 में आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए, यानी एकाकी व्यापार के लिए, तो उसमें आपने क्या पढ़ा था? उसमें आपने पढ़ा था कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें बनता है सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनता है? ट्रेडिंग अकाउंट। फिर हमारा बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाता। फिर बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी लाभ हानि खाता। और फिर हमारा बनता है बैलेंस शीट, यानी हमारा आर्थिक चिट्ठा। ठीक बात, आर्थिक चिट्ठा। ये हमारी 3 चीजें उसमें बनते थे क्लास 11 में। समझ में आ रहा बात? अगर हम बात करें इसके बारे में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो है बैलेंस शीट के बारे में, तो आपको समझना है कि यहां पर जो है ये सोल प्रोप्राइटरशिप का है। और ये जब बनता है तो ये समझिएगा, इसमें हमारा निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट, यानी सकल लाभ, या ग्रॉस लॉस, यानी सकल हानि। फिर इसके बाद जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें क्या निकलता है? इसमें निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, यानी शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि। ठीक है, और फिर इसके हिसाब से फिर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ये चीजें हम लोग बैलेंस शीट लेकर के इसके बाद चलते हैं।
ठीक बात। अब समझिए एक बात कि ऐसे ही हमारा जो है साझेदारी में भी आएगा। क्या चीजें, ये सारी चीजें हमारी साझेदारी में भी वैसे ही लेकर चलने वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बदल जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारा ये चीजें बनेगा, ठीक है। यानी सबसे पहले हमारा जो है लाभ हानि खाता बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हमारा जो है लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर हमारा साझेदारों का पूंजी खाता बनेगा यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हमारा जो है साझेदारों का ऋण खाता बनेगा यानी पार्टनर्स लोन अकाउंट, और उसके बाद बनेगा आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट। तो क्यों इतने चीजें एक्स्ट्रा हो गया, क्या कारण है इसका? तो समझिए, जब एकाकी व्यापार था तो उसमें जो है हमारा ये नेट प्रॉफिट जो आया, शुद्ध लाभ फाइनल, ये किसको मिलना था? केवल एक आदमी को मिलना था, बांटने की आवश्यकता नहीं है। तो इसीलिए इस लाभ को उठा करके सीधे हम लोग बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो उसमें पूंजी वगैरह में जोड़ जाके लिख के आराम से बैलेंस शीट बना लेते हैं, क्योंकि बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जैसी साझेदारी है तो उसमें जो है हमें जो है बांटने की आवश्यकता पड़ती है, बाकी चीजें हमें करनी पड़ती है ना बात। तो इसीलिए जब हमारा यहां पर जब हम लोग बनाते हैं साझेदारी में, तो साझेदारी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सबसे पहला, तो ये मत सोचिएगा इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकाउंट का नाम रहता है, लेकिन उसका ऊपर का भाग ट्रेडिंग अकाउंट को ही फॉलो करता है और नीचे का भाग आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉलो करता है। जैसे आपने क्लास 11 में भी पढ़ा है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बस हेडिंग यहां पे याद रखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा रहता है, ठीक बात। तो जब हमारा इसमें हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और इसमें आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट। अब इस नेट प्रॉफिट में किसका हिस्सा है? अकेले कोई एक साझेदार लेगा नहीं ना, इस लाभ के हिस्से को बांटना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसी लाभ को बांटने के लिए जो खाता बनता है उसी खाते को हम क्या कहते हैं? लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। बात समझे? शुद्ध लाभ को बांटने के लिए हम लोग को लाभ हानि नियोजन खाता बनाना पड़ता है, और फिर इसके बाद पूंजी खाता भी बनाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एकाकी व्यापार में एक व्यक्ति की पूंजी है, तो हम लोग पूंजी को बैलेंस शीट के अंदर ही लिख लेते हैं, सारे जो है एडजस्टमेंट उसी के अंदर कर लेते हैं, छोटा सा बैलेंस शीट में काम हो जाता है। लेकिन जब साझेदारी की बात करेंगे तो साझेदारी बहुत लंबा हो जाता है, साझेदारों की संख्या ज्यादा है। अगर हम सभी पूंजी को उसके अंदर डाल दें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो ये पूंजी, हमारा जो ये बैलेंस शीट होगा बहुत बड़ा हो जाएगा यार। 10-15 साझेदार होंगे, सबकी पूंजी लिखेंगे, सबका लाभ लिखेंगे, सबका एडजस्टमेंट लिखेंगे, बैलेंस शीट तो पूंजी में ही पूरा चला जाएगा। इसी वजह से अलग से जो है साझेदारों का पूंजी खाता यहां पे बनता है, ठीक बात समझ में आया। और उसके बाद क्या है, साझेदारों का ऋण खाता भी इसी तरह से बनता है कि साझेदार कोई बिजनेस को अलग से ऋण दिया रहता है तो उसका अपना अलग से खाता बन जाता है, और फिर उसके बाद इन सभी चीज को लेकर के फाइनली बैलेंस शीट बना लेते हैं, जो थोड़ा सा कंसाइज वे में बन जाता है, थोड़ा सा छोटे वे में बन जाता है, ठीक बात क्लियर है। तो अब हम लोग इसके बाद सीखेंगे क्या, लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में। तो चलिए वहां पर चलते हैं। तो देखिए, अब हम लोग को जो है लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में जानना है। लेकिन आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने इससे पहले तो बताया कि हम लोग जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, लाभ हानि नियोजन खाता फिर आता है, फिर साझेदारों का पूंजी खाता है, फिर साझेदारों का ऋण खाता है, फिर बैलेंस शीट आता है, तो डायरेक्ट आप लाभ हानि नियोजन खाता पे क्यों आ गए? तो इसका कारण समझिएगा कि इस चैप्टर में हमें जो है केवल इन दो अकाउंट्स के ऊपर ही जो है ध्यान देना है, केवल इन दो अकाउंट्स को ही सीखना है। रीजन क्या है? क्योंकि इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एकदम वैसे ही बनेगा जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बना था, ठीक है। बैलेंस शीट आप लोग को बनाने आता है, ऋण खाता जो है एकदम नॉर्मल सा है, तो वो जो है उसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल जब भी आएगा आगे वाले चैप्टर्स में तो वहां पे सीखा जाएगा, और बाकी सारी चीज भी हम लोग आगे आगे धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन हम लोगों की साझेदारी की अगर बात करें तो साझेदारी में इस चैप्टर के अंदर सामान्य साझे के अंदर समान परिचय के अंतर्गत हम लोग को केवल यही दो टॉपिक्स को पढ़ना है, क्या क्या, लाभ हानि नियोजन खाता और साझेदार का पूंजी खाता। तो फटाफट हम लोग ये समझते हैं क्या होता है लाभ हानि नियोजन खाता। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है यानी लाभ हानि खाता, उसमें जो शुद्ध लाभ निकाला जाता है वो केवल एक आदमी का हिस्सा नहीं होता है, उस शुद्ध लाभ में सभी साझेदारों का हिस्सा होता है। तो उन सभी साझेदारों में बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उस लाभ को बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उसी को लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। तो यही देख लीजिए यहां पर लिखा है लाभ हानि खाता में आए हुए लाभों। अब कौन सा लाभ? तो इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए आप इसको कह सकते हैं शुद्ध लाभ, ठीक है। लाभ हानि खाता में आए हुए शुद्ध लाभ को सभी साझेदारों के मध्य जिस खाता के माध्यम से बांटा जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं, ठीक है। शुद्ध लाभ को बांटने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब इस खाते में क्या क्या चीजें जाता है, कैसे जाता है, तो उसके बारे में समझ लीजिए क्या होता है। तो होता है इस खाते के क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ, आहरण पर ब्याज लिखते हैं, ठीक है। क्रेडिट में समझिए एक बात, नॉर्मली हमारा जो खाता ये बन रहा है कौन सा, लाभ हानि नियोजन खाता, इसमें दो साइड होते हैं, जैसे सभी खातों में दो साइड होते हैं। इधर का साइड हमारा क्रेडिट होता है और इधर का साइड हमारा डेबिट होता है। किधर का साइड? तो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, दायां पक्ष वो क्रेडिट है, और लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष जो है वो डेबिट है। इस तरह से हमारे दो पक्ष होते हैं खातों में, बात क्लियर है। अब इसमें समझिएगा जो क्रेडिट पक्ष है वो हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारा आय को रिप्रेजेंट करता है। अगर व्यवसाय में कोई भी आय होता है,
कहीं से भी पैसा आ रहा है, इनकम जनरेट हो रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम लोग क्रेडिट में डालते हैं और इधर के साइड में हम लोग व्यय को लिखते हैं। अगर व्यवसाय में कहीं से भी पैसा जा रहा है, कहीं भी जो है खर्चे हो रहे हैं, तो उन्हें हम कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ये, लेकिन ऐसा रूल इसमें क्यों होता है, क्योंकि याद रखिएगा कि ये एक क्या है, नोट करके इसे लिख लीजिए फटाफट, सभी लोग नोट करके इसे समझिए क्या होता है, तो नोट करके लिखिएगा, यह एक नाम मात्र खाता है। क्या है, यह एक नाम मात्र खाता है। और नाम मात्र खाता का रूल जो है क्लास 11 में बताया गया था कि सभी व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं और सभी आय तथा लाभ को क्रेडिट करते हैं। तो नाम मात्र खाता होने की वजह से ही यहां पर क्या है, आय क्रेडिट में जा रहा है और व्यय क्या हो रहा है, डेबिट में जा रहा है। लेकिन सर ये नाम मात्र खाता क्यों है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो देखिए, नाम मात्र खाता उन खातों कहते हैं जिनका फाइनल बैलेंस, ठीक है, क्या शो करता है, या तो लाभ दिखाता है या तो हानि दिखाता है। जैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट क्लास 11 में पढ़ा था, वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस दिखाता था, वो भी नाम मात्र खाता था। हमारा जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने क्लास 11 में पढ़ा था, वो भी शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि दिखाता था, वो भी नाम मात्र खाता होता है, ठीक है। और यहां पर हमारा लाभ हानि नियोजन खाता है, ये भी हमारा विभाजन योग्य लाभ और विभाजन योग्य हानियों को दिखाता है। तो ये भी इसलिए कौन सा खाता है, नाम मात्र खाता। और इसीलिए इसमें जो है यही रूल अप्लाई होता है कि क्रेडिट में आय लिखते हैं, डेबिट में व्यय लिखते हैं। अब जैसे सबसे पहला बात बोला कि इसके क्रेडिट पक्ष में शुद्ध लाभ को लिखा जाता है। ये शुद्ध लाभ कौन सा शुद्ध लाभ है, जो आपका कहां से आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो शुद्ध लाभ आया आप क्रेडिट में डाल देंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लिखना है आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज क्यों यहां पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था कि आहरण पर ब्याज क्या है, व्यवसाय के लिए एक आय है। क्योंकि क्यों, आहरण पर ब्याज जो है साझेदार जो है व्यवसाय को देता है, यानी फर्म को देता है, तो आय होता है। तो इसलिए ये भी कहां जाएगा, क्रेडिट में, ठीक है। ये दो चीज मुख्य रूप से क्रेडिट में जाता है और डेबिट में क्या जाता है, तथा डेबिट पक्ष में पूंजी पर ब्याज, पूंजी पर ब्याज जाता है। क्यों जाता है, जैसे आहरण पर ब्याज आय है, पूंजी पर ब्याज व्यय होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, साझेदारों को वेतन कमीशन, जो भी साझेदारों को वेतन कमीशन या पारिश्रमिक मिलता है वो भी हमारा कहां जाता है, वो भी हमारा डेबिट में जाता है। क्योंकि मिल तो रहा है साझेदार को, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म कर रहा है, फर्म खर्च कर रहा है ना, इसलिए वो भी कहां जाएगा, वो भी हमारा डेबिट में जाएगा। लिखते हैं, तत्पश्चात दोनों पक्षों का जो अंतर होता है वही विभाजन योग्य लाभ होता है। दोनों पक्षों का अंतर, यानी इधर का साइड जोड़ लिया, इधर का साइड जोड़ लिया, दोनों को डिफरेंस किया। डिफरेंस करने के बाद हमारा क्रेडिट साइड जाता है, डेबिट साइड कम होता है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, यानी अंतर होता है, ठीक है, जोड़ने के बाद हम जो अंतर निकालते हैं, उसी अंतर को क्या कहते हैं, विभाजन योग्य लाभ, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं विभाजन योग्य लाभ, यानी इसी लाभ को साझेदारों के मध्य उनके लाभ हानि अनुपात में बांटा जाता है, ठीक बात। तो ये हमारा हो जाए, ठीक, जो साझेदारों को उनके लाभ विभाजन अनुपात में बांटा जाता है, क्लियर बात। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, लाभ हानि नियोजन खाता के बारे में। अब बात करते हैं इसके क्या, अब हम लोग इसके बात करते हैं इसके प्रारूप के बारे में। तो प्रारूप हम पहले से यहां पर लिखा नहीं है, हम खुद से बनाते हुए आपको समझाएंगे ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। और जैसा प्रारूप हम बता रहे वैसे ही आपको भी एग्जाम में बनाने हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय बनाने हैं, ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिले, आधा नंबर भी कटे ना। 10 नंबर का क्वेश्चन है तो 10 में से 10 मिले, 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 6 में से 6 मिले, आधा नंबर भी कटे ना। इसके लिए ऐसे ही फॉर्मेट आपको बनाना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हेडिंग डालना है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक बात। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ब्रैकेट में फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। और यहां पर जो है लास्ट का डेट हो जाता है जिस डेट का हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये साल के अंत में बनता है, ठीक है। तो जैसे 31 मार्च होगा, जो भी ईयर होगा वो हम लोग डाल देंगे। फिर इसके बाद हमारा फॉर्मेट में जो है दो साइड होता है, कौन कौन सा, एक साइड हमारा डेबिट का होता है, एक साइड हमारा क्रेडिट का होता है, और उसके अंदर 2 कॉलम होते हैं, हर साइड में 2 कॉलम होता है, ठीक है, यानी टोटल 4 कॉलम। डेबिट साइड का हमारा जो कॉलम होता है, इधर हम लोग लिखते हैं इसमें पर्टिकुलर्स, ठीक बात। यहां पर हो जाता है हमारा अमाउंट्स, और क्योंकि ये अमाउंट्स का कॉलम है तो यहां पर हम INR का सिंबल बनाएंगे, इंडियन रुपीस का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। फिर यहां पर हो जाता है हमारा पर्टिकुलर्स, यहां पर हो जाता है अमाउंट्स, फिर यहां पर रुपए का सिंबल हो गया, ये हमारा क्रेडिट साइड हो गया, ठीक बात। ये हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। और किधर क्या जाएगा फटाफट समझते चलते हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट में हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग डालते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके, ठीक है, बाई प्रॉफिट एंड लॉस लिख करके हम लोग क्या डालते हैं, यहां पर डालते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, क्लियर बात, ये हम लोग डालते हैं, ठीक। और यहां पर अमाउंट चला जाता है, समझ में आया। फिर इसके बाद क्या होता है, फिर हम लोग यहां पर डालते हैं बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है, आहरण पर ब्याज, ये भी तो जाता है क्रेडिट में, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी हम लोग यहां पर डालते हैं, आहरण पर ब्याज। और जितने साझेदार होंगे उनका नाम हो जाएगा। जैसे यहां पर हो गया, हमने मान लिया ए और बी, तो ए का आहरण पर ब्याज जो हुआ वो यहां पर, बी का आहरण पर ब्याज जो हुआ यहां पर, दोनों को ऐड करते हुए अंदर, ठीक है। क्रेडिट में ये 2 आइटम जाता है। डेबिट के साइड में क्या जाता है, तो डेबिट के साइड में हमारा जाता है सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज,
ठीक है, पूंजी पर ब्याज। और इसी तरह जैसे आहरण पे ब्याज लिखा उसी तरह यहां पर ए और बी, ए का ब्याज यहां पर, बी का ब्याज यहां पर, दोनों को ऐड करते हुए अंदर। फिर क्या जाता है, किसी भी साझेदार को मिलने वाला वेतन, कमीशन या फिर कोई भी रेम्युनरेशन। ठीक है, तो हम यहां पर शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, आप समझिएगा, जिस भी साझेदार को जो भी मिलने वाला वेतन, कमीशन या कोई रेम्युनरेशन यानी पारिश्रमिक, वो भी यहां पर जाता है, वो हमारा अमाउंट यहां पर चला गया। ठीक, बात क्लियर है। फिर इसके बाद यदि अगर संचय नया नया बन रहा है, लाभों में से जो हिस्सा काट करके निकाला जाता है ताकि फ्यूचर में किसी भी अनिश्चितताओं के बिजनेस को पूरा किया जा सके, उस पैसे को हम लोग संचय करते हैं, वो लाभ में से निकाला जाता है ना बात, समझे। तो उस संचय को भी यहीं पे निर्माण किया जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में मिलता नहीं है, अगर मिला है क्वेश्चन में बोला है कि संचय भी निकल रहा है, संचय भी बन रहा है, तो वो भी इसी में से निकलेगा और डेबिट साइड में निकलेगा, क्योंकि वो लाभ में से निकलता है ना बात, तो वही जाएगा। लेकिन यहां पर हम उस चीज को नहीं लिख रहे हैं। क्लियर बात, तो ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, डेबिट और क्रेडिट इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को बैलेंस करते हैं। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट को बैलेंस करते हैं। जैसे हमने क्रेडिट ऐड किया, क्लियर बात, और डेबिट ऐड किया और जोड़ने के बाद दोनों को घटाया, अगर इधर ज्यादा इधर कम तो हमारा प्रॉफिट होता है, तो हम लोग लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। क्या, पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट, या तो कैपिटल अकाउंट में जाता है या तो करेंट अकाउंट में जाता है। ठीक है, और कैसे जाता है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके, लाभ विभाजन अनुपात यानी लाभ हानि अनुपात जो रहेगा उसमें बांट करके जाएगा। तो जितना भी बटेगा, तो जैसे ए का जो हिस्सा हुआ वो ए में चला गया, बी का जो हिस्सा हुआ वो बी में चला गया, और दोनों ऐड करके जो भी हमारा विभाजन योग्य लाभ था यहां पर आ गया, और फिर फाइनली हमने यहाँ पे टोटल ऐसे करके बंद कर देते हैं। और सेम इसी का ऑपोजिट, अगर लॉस होगा तो सेम इसका ऑपोजिट, इधर ज्यादा हुआ इधर कम हुआ तो लॉस हो गया, दोनों का डिफरेंस लॉस होगा, तो हम लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। वैसे ही लॉस को बांटना है, फिर अंदर लिखना है और फिर टोटल कर देना है। क्लियर बात, तो ये हुआ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक, समझ में आया, न्यूमेरिकल से आगे समझा जाएगा। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। हमने क्या बोला था, इस चैप्टर में दो चीजें पढ़ना है, लाभ हानि नियोजन खाता पढ़ना है और साझेदारों का पूंजी खाता पढ़ना है। तो हमारा साझेदारों का पूंजी खाता की बात किया जाए तो इसे बनाने की दो विधियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सा, दो विधियां होती हैं, दो कंडीशन के आधार पर। क्या होता है, सबसे पहला विधि होता है जिसे हम लोग कहते हैं स्थायी पूंजी विधि। ठीक है, क्या कहते हैं, स्थायी पूंजी विधि। और दूसरी हमारी जो विधि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील पूंजी विधि। जैसा कि इसका नाम है स्थायी पूंजी विधि यानी फिक्स्ड कैपिटल मेथड, नाम से ही समझ में आ रहा है। इस विधि के अंतर्गत हमारे जो साझेदारों का जो पूंजी है वो हर समय एक समान रहेगा, स्थायी रहेगा। स्थायी क्या होता है, जो बदलता नहीं है ना बात भाई, एकदम स्थायी तरीके से जो रहता है, जिसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हो रहा है, टिका हुआ है, वही स्थायी है। बात समझे। तो स्थायी पूंजी विधि में हमारा क्या होता है कि साझेदारों का जो पूंजी का शेष है वो क्या होगा, पूंजी का शेष एक समान। ठीक है, क्या होगा, पूंजी का शेष एक समान। अब जैसी पूंजी का शेष हमारा एक समान होगा तो एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, पूंजी तो बदलता है ना, बदलता है। कैसे बदलता है, जो क्लास 11 में पढ़े उन्हें पता होगा कि पूंजी में जो है लाभ जुड़ता है और हानि कम होता है यानी घटता है। पूंजी में जो है हमारा पूंजी पर ब्याज जुड़ता है और आहरण क्या होता है, आहरण उसको कम करता है, आहरण पे ब्याज उसको कम करता है। यानी पूंजी तो बहुत चीजों से इफेक्ट पड़ता है, पूंजी बहुत सी चीजों से बदलता है। तो अब ऐसे कंडीशन में कैसे पूंजी एक समान हो सकता है, तो ऐसे में क्या किया जाए, इसके लिए एक व्यवस्था किया जाता है कि इस विधि के अंतर्गत दो खाते बनाए जाते हैं। ठीक है, क्या समझ में आया कि स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत हमारे कितने खाते बनाए जाते हैं, तो स्थायी पूंजी विधि के अंतर्गत हमारे दो खाते बनाए जाते हैं, एक है साझेदारों का पूंजी खाता और दूसरा होता है साझेदारों का चालू खाता। ठीक है, एकदम वैसे ही जैसे एक बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, वो चाहता है कि हम किसी से डिस्टर्ब ना हो, तो क्या करता है, वो अपने लिए एक कमरा बुक कर लेता है और उस कमरे को बंद करके अकेले उसमें रहता है। ठीक है, और दूसरा जो बाकी उसको डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स हैं, यानी उसको डिस्टर्ब करने वाले जो बच्चे हैं, उनको एक दूसरा कमरा दिया रहता है कि जाओ तुम लोग उसमें रहो, मस्त रहो। ठीक है, उसमें मजा मस्ती मारो, जो करना है करना। ठीक है, क्लियर बात। तो इसी तरह हमारा स्थायी पूंजी विधि में क्या होता है कि जो अकेला पूंजी जो अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, अपने आप को चेंज नहीं करना चाहता है, स्थायी रहना चाहता है, वो अपने लिए एक अलग से खाता बनवा लेता है। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग साझेदारों का पूंजी खाता कहते हैं। तो एक पूंजी खाता हो गया, और इस पूंजी खाता में क्या जाएगा, इसमें केवल साझेदारों के पूंजी को ही लिखा जाएगा, केवल साझेदारों की पूंजी को, और दूसरा कोई आइटम नहीं जाएगा, यानी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक जो है इसके अंतर्गत नहीं जाएंगे। ठीक बात। और दूसरी बात है साझेदारों का चालू खाता। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लिखा जाएगा। अब ये साझेदारों का चालू खाता उन चालू लोगों के लिए जो इसको डिस्टर्ब करते हैं,
यानी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारकों के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग चालू खाता कहते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, इनमें पूंजी को प्रभावित करने वाले सारे कारक लिख देते हैं, जैसे लाभ है, आहरण पे ब्याज है, पूंजी पर ब्याज है, ये सारी चीजें कहां जाएगा, चालू खाता के अंतर्गत डाल दिया जाता है। ठीक बात। तो इसमें ये दो खाते बनाए जाते हैं। कारण समझ में आया क्यों दो खाते बनते हैं, क्योंकि वहां पर पूंजी को एक समान रखना है, हर वर्ष पूंजी का शेष एक समान होना है। ठीक बात, क्लियर है, इसलिए ऐसा कंडीशन है। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला साझेदारों का जो है उसको कहते हैं हम लोग परिवर्तनशील पूंजी विधि, यानी पूंजी खाता बनाने की दूसरी विधि जिसे हम लोग परिवर्तनशील पूंजी विधि कहते हैं। और जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, इस खाते में यानी परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या होता है, पूंजी का शेष बदलता है। ठीक है, पूंजी का शेष क्या होता है, पूंजी का शेष परिवर्तनशील होता है। ठीक है, यानी पूंजी का शेष बदल सकता है। अब आप अपने कॉमन सेंस से यह समझ सकते हैं कि जब पूंजी का शेष बदल सकता है तो बताइए इसके अंतर्गत कितने खाते बनेंगे, क्या दो खाते की आवश्यकता है। अब भाई एक ही रूम में सारे बच्चे आ सकते हैं ना, क्योंकि वो तैयार है कि हमें डिस्टर्ब करो, हम बदलने के लिए तैयार हैं। ठीक बात समझे। तो इस परिवर्तनशील पूंजी विधि के अंतर्गत हमारा केवल और केवल एक खाता बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं साझेदारों का पूंजी खाता। और इसी में सारे आइटम्स लिख दिए जाते हैं, यानी साझेदारों की पूंजी तो लिखी जाती है, साथ ही साथ पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक भी इसके अंतर्गत डाल दिए जाते हैं। समझ में आया, क्लियर है। तो चलिए इन खातों का भी हम लोग प्रारूप समझ लेते हैं। और अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ सकता है कि आखिरकार हमें कैसे पता चलेगा कि हम क्वेश्चन में कौन सी विधि को अपनाएं, यानी हम स्थायी पूंजी विधि से बनाएं या परिवर्तनशील पूंजी विधि से बनाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आपको कैसे पता चलेगा कि आप कौन सी विधि से जो है पूंजी खाता को बनाएं। ठीक है, तो दो हमारे पास मेथड है, एक हो गया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, ठीक है, और दूसरा हो गया हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक बात, दूसरा हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये दो मेथड हो गया। तो कब कौन से जो है रूल्स को अपनाएंगे, किस हिसाब से हमारा जो है पूंजी खाता बनेगा। तो समझिए, सबसे पहली बात, अगर हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन ना हो, ठीक है, कोई सूचना ना हो, तो हम लोग कौन सा विधि अपनाएंगे। अगर हमारे क्वेश्चन में पता ही ना हो कि किस विधि से हमें बनाना है, तो हमें क्या करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बनाना है, यानी परिवर्तनशील पूंजी विधि बनाना है। ठीक है, और जब क्वेश्चन में इसको बनाने के लिए दिया हो, सूचना हो, अगर बोले स्थायी पूंजी विधि से बनाना है तो उससे बनेगा, अगर सूचना हो, अगर बोले परिवर्तनशील पूंजी विधि से बनाना है तो इसको बनाना है। ठीक बात, जैसा बोलेगा वैसा करना, अपने मन से दिमाग नहीं लगाना। फिर अगर नहीं बोलेगा तो ये ठीक। और इसके अलावा यदि प्रश्न के अंतर्गत चालू खाते का शेष दिया हो, ठीक है, यदि क्वेश्चन में हमारा चालू खाते का शेष दिया हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको जो है स्थायी पूंजी विधि से हमें क्या करना होगा, हमें पूंजी खाता बनाना होगा। क्यों, क्योंकि चालू खाता किस विधि में अब बनता है, स्थायी पूंजी विधि में। यानी इसका मतलब क्वेश्चन में अगर चालू खाते का शेष दिया है तो उससे पहले आपको समझ लेना है कि इससे पहले जो भी लेखांकन हुआ वो स्थायी पूंजी विधि से हुआ है, तभी चालू खाते का शेष दिया है। और हमारा एक जो है प्रणाली है, एक सिद्धांत है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एकरूपता की प्रथा। ठीक है, इस प्रथा के अंतर्गत हमें यह पता चलता है कि हमारा जो लेखांकन है वो हमेशा एक जैसा होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहले स्थायी पूंजी विधि से बना है तो अभी भी स्थायी पूंजी विधि से बनेगा। क्लियर बात। तो ये कंडीशन याद रखिएगा कब हमें कौन सा मेथड अपनाना है। ठीक है, अब हम लोग इनके प्रारूप पे चलते हैं कि प्रारूप क्या होगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड, यानी हमारा जब क्या हो, जब पूंजी स्थायी हो तो हमें कैसे बनाना है। ठीक है, हमें कैसे जो है पूंजी खाता बनाना है व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। क्लियर बात। तो हमें कैसे बनाना है, तो इसके अंतर्गत हमें दो खाते बनाने हैं, पता चल गया। सबसे पहला कौन सा बनेगा, सबसे पहला बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पहले हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देखते हैं। ठीक बात, तो हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसमें ज्यादा कुछ जाना नहीं है, सिंपल सी बात है, केवल साझेदारों की पूंजी डालते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं डालते हैं। जितने साझेदार होंगे उतने अमाउंट्स के कॉलम हो जाएंगे। बात समझे, जितने साझेदार उतने अमाउंट्स के कॉलम। प्रारूप हमेशा जैसे बना रहे हैं वैसे ही आपको बनाने हैं, वैसे ही आपको प्रैक्टिस करने हैं। यहाँ डेबिट हो गया, यहाँ पर्टिकुलर्स हो गया, यहां मान लेते साझेदार का नाम ए, साझेदार का नाम बी, यानी अमाउंट्स के कॉलम में साझेदारों का नाम होगा। ठीक बात। और फिर ये अमाउंट्स का कॉलम इसलिए रुपए का सिंबल हो जाएगा INR का। फिर उसके बाद यहां हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक बात, यहां हो गया साझेदारों का नाम ए और बी, INR का सिंबल हो गया, ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। अब क्या जाना है, तो इसमें पूंजी केवल जाना है, साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी। अब इसमें लिखने का तरीका क्या है, तो इसके पहले हमें क्वेश्चन पढ़ना होगा, उससे समझना पड़ेगा कि हमारा जो व्यवसाय है वो नया है कि पुराना है। समझे, अगर व्यवसाय नया होगा तो पूंजी पहली बार लग रही होगी,
और यदि व्यवसाय पुराना होगा तो पूंजी पहले से लग चुकी होगी, यानी पूंजी का शेष होगा। ठीक है, तो यदि व्यवसाय नया है तो पूंजी पहली बार लग रही होगी, तो या तो वो कैश में लगे या तो वो बैंक में लगेगी। तो हमें क्या करना है, हमें उसे क्रेडिट साइड में लिखना है, बाई कैश या बैंक करके, जो उसने पहली बार पूंजी लगाया ए ने बी ने, कब, जब व्यवसाय नया होगा। ठीक है, दूसरी बात क्या करना है, दूसरी बात, अगर हमारा व्यवसाय पुराना है तो पूंजी का शेष होगा, तो हमें उस शेष को बाई बैलेंस बीडी करके लिखना है, जो ओपनिंग बैलेंस होगा, जो भी उनकी पूंजी की शेष क्वेश्चन में दी रहेगी वो यहां पे डाल देना है। क्लियर बात, ऐसे डालना है। अब मन में आएगा कि सर क्रेडिट में ही क्यों, तो याद रखिए, समझिएगा बात, इसके लिए हम लोग यहां चलते हैं, कहां, इस जगह पे। तो याद रखिएगा, जो हमारा पूंजी खाता बनता है, ठीक है, ये पूंजी खाता है, इस पूंजी खाते का जो शेष होता है वो क्या होता है, वो क्रेडिट शेष होता है। पूंजी खाते का शेष क्या होता है, क्रेडिट होता है। चाहे इस पूंजी खाते की बात करें, दोनों में से किसी भी विधि से पूंजी खाता बने तो पूंजी खाते का शेष क्या होगा, पूंजी खाते का शेष क्रेडिट ही होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक बात, क्लियर है। क्लास 11 की बातें ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद कर लीजिएगा, क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक बात, फिर इसके बाद ये चालू खाते का शेष क्या होता है भाई, तो इस चालू खाते का शेष आप समझिएगा कि ये डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट दोनों शेष हो सकता है, किसका, चालू खाते का शेष। क्लियर बात, तो इसी वजह से हम लोग यहां पर जो क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इनका शेष ही क्रेडिट होता है। तो जब भी हमारा, याद रखिएगा, जब भी हमारा पूंजी बढ़ेगा तो किधर डालना है, क्रेडिट में, और अगर हमारा पूंजी घटेगा तो किधर डालना है, डेबिट में। ठीक बात, जिन भी आइटम से पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में जाएगा और जिन भी आइटम से पूंजी घटेगा तो डेबिट में जाएगा। ये एक नियम है, रूल्स है, जिसके अकॉर्डिंग हमें जो है इस खाते को मेंटेन करना है। पूंजी को जो भी बढ़ाने वाले आइटम होंगे क्रेडिट में, पूंजी को जो भी घटाने वाले आइटम होंगे डेबिट में। रूल्स क्यों, क्योंकि इसका बैलेंस क्रेडिट है। समझ में आया, क्रेडिट है, बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट, ये नियम याद रख लीजिएगा। ठीक, बात समझ में आया। तो इसी वजह से हमने जो पूंजी लगाया वो क्रेडिट में लगा, और जो बैलेंस भी है क्रेडिट शेष होता है, इसलिए क्रेडिट में डाला गया। ठीक बात, इसके अलावा अगर क्वेश्चन में अतिरिक्त पूंजी की बात हुआ, यानी पहले से बिजनेस चल रहा था, पूंजी लगा था, लेकिन साझेदार ये सोच रहे हैं कि यार हमारी बिजनेस छोटी है, इसको थोड़ा और बड़ा किया है, तो वो और पूंजी लगाना चाहेंगे, तो यदि अतिरिक्त पूंजी लगेगा तो उसे भी हम लोग को क्रेडिट साइड में डालना होगा, बाई किस नाम से, बाई कैश या बैंक, या तो पैसे में लगेगा या तो बैंक के थ्रू लगेगा, वो भी हमारी पूंजी यहां पर जाएगी, अतिरिक्त पूंजी, जिसे हम लोग एडिशनल कैपिटल कहते हैं। ठीक बात, क्या कहते हैं, एडिशनल कैपिटल। बात क्लियर है, वो हमारा चला गया। और यदि पूंजी में से पैसा निकाल लिया गया, यार बिजनेस बड़ा है, पूंजी ज्यादा था, कभी कभी ऐसा भी होता है पूंजी को कम कर लेते हैं वो लोग, पूंजी में से पैसा निकाल लेते हैं, तो वो पूंजी में से पैसा निकाला हुआ इधर चला जाएगा, किधर, टू नाम से। ठीक है, टू कैश या बैंक करके। क्लियर है, पूंजी में से पैसा निकल रहा है, क्लियर, ये चला गया। फिर फाइनली हम लोग को बैलेंस कर लेना रहता है, क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस करते हैं, वही बैलेंस होता है। और क्योंकि पूंजी खाता का सिर्फ क्रेडिट है तो इसका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा होगा, और हम लोग को इसलिए क्लोजिंग बैलेंस इस साइड करना होगा, टू बैलेंस सीडी करके हम लोग इधर डाल देंगे, और फाइनली ये हमारा खाता ऐसे करके बंद हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा। समझ में आया, ये हमारा पूंजी खाता हो गया। अब पूंजी खाते के बाद कौन सा खाता बनेगा, तो इसके बाद बनेगा चालू खाता। इसी विधि में हमारे दो खाता बनता है, एक पूंजी खाता, दूसरा चालू खाता। तो चलिए चालू खाता का हम लोग प्रारूप देखते हैं। चालू खाता का प्रारूप भी एकदम पूंजी खाता के प्रारूप से मिलता जुलता होता है, बस आइटम्स लिखने का जो है चीजों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आइटम्स के आगे जाएंगे, पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक बात, समझ में आया। रूल्स इसमें कौन से लगेंगे, तो इसमें भी पूंजी खाता का ही नियम लगेगा। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट भले से एक अलग खाता आपको दिख रहा है, लेकिन है तो ये पूंजी खाता का ही एक भाग, उसी को बनाने की विधि में ना ये बन रहा है, तो इसमें भी नियम पूंजी खाता वाला ही लगेगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहां भी हम साझेदार का वही दो नाम लिख रहे हैं, और ऐसे करके प्रारूप बनेगा एकदम जैसे पूंजी खाते का बनता है। यहां पर हो गया डेबिट, यहां हो गया पर्टिकुलर्स, यहां हो गया ए, यहां हो गया बी, ये हो गया INR का सिंबल, फिर पर्टिकुलर्स हो गया, फिर आपका जो है यहां पर ए बी INR का सिंबल हो गया, क्रेडिट हो गया। अब यहां पे समझिए, अब क्योंकि आपको ये बात पता चला कि जो चालू खाता है उसका शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, तो न्यूमेरिकल्स में अगर चालू खाते का शेष दिया होगा तो उसके साथ बताया होगा कि वो क्रेडिट शेष है कि डेबिट शेष है। ठीक बात, और अगर नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या है, बिजनेस आपका नया था, चालू खाता का कोई शेष नहीं है, आप डायरेक्ट जो है आइटम्स लिखना स्टार्ट कर देंगे। और यदि शेष दिया है तो शेष को पहले लिखेंगे। अगर हमारा शेष क्रेडिट का है तो हम लोग इधर लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी करके, क्वेश्चन में दिया रहेगा। अगर हमारा शेष
क्रेडिट का है तो बाई बैलेंस बीडी करके इधर लिखेंगे, और यदि हमारा शेष डेबिट का होगा तो हम लोग टू बैलेंस बीडी करके इधर लिखेंगे। तो दोनों साइड का शेष हो सकता है, इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्लियर बात। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद क्या आएगा, फिर इसके बाद इसमें वो सारे आइटम्स लिखेंगे जो पूंजी को प्रोवाइड करने वाले होते हैं। जैसे क्या, जैसे पूंजी पर ब्याज, वो क्रेडिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि पूंजी पर ब्याज से पूंजी बढ़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बात समझ में आया? इससे पूंजी बढ़ता है इसलिए ये क्रेडिट में जा रहा है। नियम पता है ना, क्या बताया था? अगर क्रेडिट बढ़ता है तो क्रेडिट में, घटता है तो डेबिट में। पूंजी बढ़ेगा तो क्रेडिट में, पूंजी घटेगा तो डेबिट में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में क्या। फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद हमारा क्या जाएगा? तो इसमें जाएगा साझेदारों को जो भी मिलता है, वेतन मिले, कमीशन मिले, रेम्युनरेशन मिले, वो सारी चीजें उसके जो है क्या बढ़ाता है? उसकी पूंजी को बढ़ाता है। तो वो भी जाएगा बाई सैलरी, कमीशन, ठीक है, और रेम्युनरेशन। ये हमारा कहां जाएगा? ये भी हमारा इधर जाएगा। किधर? क्रेडिट की साइड में जाएगा। ठीक बात। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद हमारा जो है, यदि हमारा बिजनेस हुआ है तो बिजनेस में या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, और वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिवाइड भी हो चुका है, बढ़ भी चुका है। तो वो अगर लाभ हुआ है तो हम लोग इस साइड लिखेंगे। कहां से लाभ आता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से आता है। ठीक है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख दिया हमने प्रॉफिट, वो लाभ हम लोग डाल देंगे। जैसे ए के हिस्से का लाभ, बी के हिस्से का लाभ इसमें चला गया। ठीक बात। तो ये हमारी सारी चीजें पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम्स थे। अब पूंजी को घटाने वाले आइटम्स हो सकते हैं। तो पूंजी को घटाने वाले आइटम्स किधर जाएंगे? डेबिट में जाएंगे। क्या किया जाएगा? जैसे सबसे पहले ड्राइंग्स, आहरण, आहरण से पूंजी कम होता है तो वो हमारा इसमें चला गया। आहरण पर ब्याज से भी पूंजी कम होता है, वो भी हमारा इधर चला गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक बात, वो भी हमारा इधर चला गया। फिर इसके बाद क्या होगा? जैसे प्रॉफिट हुआ है तो पूंजी बढ़ा है, तो लॉस से पूंजी घटेगा, तो वो भी हमारा चला गया। टू पीएल एप्रोप्रिएशन ब्रैकेट में लॉस, वो भी हमारा इधर चला गया। क्लियर है? तो ये सारी चीजें क्या है? पूंजी को घटाने वाला आइटम। और फिर फाइनली बैलेंस होगा, और बैलेंस याद रखिए, डेबिट क्रेडिट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यदि इधर ज्यादा और इधर कम तो हमारा जो है क्रेडिट बैलेंस हुआ, तो हम लोग इसको लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, इस साइड क्लोजिंग बैलेंस के तौर पे। ठीक है, और यदि इधर ज्यादा और इधर कम हुआ तो हमारा डेबिट बैलेंस हुआ, हम लोग इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक, ये हो गया। और फाइनली हम लोग को क्या करना है? फाइनली हम लोग को ऐसे करके खाता बंद कर लेना है। ठीक बात, सबको समझ में आया? तो ये हमारा क्या हुआ? चालू खाते का प्रारूप। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हम लोग को एक और प्रारूप देखना है। वो किसका? वो उसका फॉर्मेट है जब हमारा पूंजी क्या होगा? परिवर्तनशील विधि से बनेगा। ठीक बात, यानी हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब यूज होगा तब। तो हम जो है अगला फॉर्मेट आपको बता रहे हैं, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, जब पूंजी क्या हो? परिवर्तनशील हो। तो इसमें क्या होगा? इस विधि का बड़ा आसान तरीका है, आपने जो दोनों ऊपर का फॉर्मेट पढ़ा ना, उन दोनों को मर्ज कर दीजिए तो इसका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक बात, जैसे कैसे बनेगा? तो इसमें केवल एक खाता बनता है जिसे हम लोग कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बस पूंजी खाता बनता है। ठीक है, दूसरा नहीं बनता इसमें, याद रखिएगा। ठीक, फिर इसमें क्या होगा? इसमें भी कौन सा मेथड लगेगा? क्या नियम है इसमें? तो इसमें भी वही नियम है पूंजी खाते का, यानी पूंजी बढ़ाने वाले आइटम्स को क्रेडिट में डालना है, पूंजी घटाने वाले आइटम्स को डेबिट में डालना है। ठीक है, क्योंकि सब पूंजी खाता ही चल तो रहा है यहां पर। इधर हो गया हमारा डेबिट, इधर हो गया पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहां पर हो गया ए और बी रुपए का सिंबल, फिर यहां होगा पर्टिकुलर्स, ए और बी रुपए का सिंबल, ये हो गया हमारा क्रेडिट। समझे बात? अब क्या होगा? अगर बिजनेस नया है तो कैश में लगा होगा पैसा, बिजनेस पुराना है तो बैलेंस होगा, और पूंजी खाता है तो शेष हमेशा क्रेडिट में ही जाना है। तो अगर बिजनेस नया हो तो बाई कैश या बैंक, बाई कैश या बैंक करके उन्होंने जो पूंजी लगाया। ठीक है, और यदि बिजनेस पुराना है तो बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, ये हमारा चला गया। क्लियर बात? फिर इसके बाद क्या होगा? फिर पूंजी को जो भी बढ़ाने वाले आइटम्स होंगे इसके क्रेडिट में जाएगा। जैसे क्या क्या पूंजी को बढ़ाता है? तो पूंजी को बढ़ाने वाले आइटम्स होंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सर एडिशनल कैपिटल,
हाँ, एडिशनल कैपिटल भी यहाँ जाएगा। अगर कैपिटल में से कुछ पैसा निकल रहा है तो वो भी इधर जाएगा, तो हम उसको नहीं लिख रहे हैं आप, लेकिन याद रखिएगा चीजें, कुछ कुछ चीजें दिमाग में रखने के लिए छोड़ दिया जाता है। हर चीजें जरूरी नहीं नोट्स में हो, कुछ चीजें दिमाग में रखे, दिमाग का जितना यूज करेंगे वो उतना बढ़ेगा, है ना बात क्लियर है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। फिर इसके बाद क्या होगा, सैलरी वगैरह भी 7,000 होगा, उससे भी तो क्या होता है, उससे भी तो हमारा पूंजी बढ़ता है, ठीक है, कमीशन और रेमुनरेशन, क्लियर बात। तो वो हमारा यहां पर चला गया। फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद हमारा जो है पीएल एप्रोप्रिएशन, कब, जब प्रॉफिट हो, ठीक है, वो हमारा यहां चला गया। इन सभी से जो है 7,000 की पूंजी बढ़ती है, इसलिए पूंजी खाता के क्रेडिट में क्या, पूंजी बढ़ाने वाला आइटम्स। अब इधर क्या होगा, पूंजी घटाने वाला आइटम्स। घटाने वाला आइटम्स में क्या होगा, ड्राइंग्स हो जाएगा, ठीक बात, ड्राइंग्स हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा। लग रहा है ना कि अभी पुराना वाला ही फॉर्मेट फिर से पढ़ने लगे, क्योंकि ये दोनों फॉर्मेट को मर्ज कर दिए तो इसका फॉर्मेट बन जाएगा। और यदि लॉस हो गया तो, ठीक है, यदि लॉस हो गया तो उस लॉस का जो है यहां पे लिख देना है, क्लियर। फिर फाइनली बैलेंस होगा, और यहां पर बैलेंस दोनों नहीं होगा, चालू खाता का बैलेंस दोनों हो सकता है, यहां पर बैलेंस क्रेडिट का ही हमेशा ज्यादा होगा, तो क्रेडिट में से डेबिट घटेगा, जो बैलेंस आएगा तो हमारा इस जगह पे हम लोग टू बैलेंस सीडी करके लिख देंगे, ठीक है, टू बैलेंस सीडी करके हम लोग यहां पे लिख देंगे, और फाइनली ये खाता ऐसे करके बंद हो जाएगा, ठीक, ये खाता क्या होगा, ऐसे करके बंद हो जाएगा। तो ये हमारा पूंजी खाता हो गया। समझ में आया बढ़िया से दोनों खाता। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल से इन चीजों को जो है सॉल्व करेंगे, ठीक बात, अच्छे तरीके से इस चीज को देखा जाएगा, समझा जाएगा। एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं कि इस खाते को, किस खाते को, 7,000 के चालू खाते को एक और नाम से जाना जाता है, ठीक है, इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है, और इस नाम को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखें, इसे हम लोग आहरण खाता भी कहते हैं। वो आहरण नहीं जो पैसा निकाला जाता वो वाला नहीं। कभी कभी कुछ बुक्स में ये दे दिया रहता है क्वेश्चन में कि 7,000 का आहरण खाता बनाइए, तो बच्चे खो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि सर ने कभी आहरण खाता का जिक्र ही नहीं किया, आहरण खाता पढ़ाया नहीं, अब ये कैसे बनेगा, ये क्या होने वाला है। तो देखिए नाम अलग अलग कभी दे दें, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए, चालू खाते को ही आहरण खाता कहते हैं। तो अगर आहरण खाता बनाने को भी बोले तो चालू खाता ही बनेगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक बात क्लियर है। तो चलिए न्यूमेरिकल्स को हम लोग समझते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स आपके होमवर्क के तौर पे रहेगा, समझिएगा, लगाइएगा, बढ़िया तरीके से करिएगा, ठीक है। क्या होने वाला है समझिए, लिखा है कि ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 2:1 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। हमें समझ में आया कि हमारे पास जो है ए और बी ये दो साझेदार हैं, ठीक है, और इनका अनुपात दिया है, रेशियो, जैसे हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहते हैं, वो क्या है 2:1। 2:1 का मतलब होता है कि ए जो है उसे कितना मिलेगा, उसे मिलेगा 2, और बटे में क्या होगा, दोनों जोड़ के, यानी 2/3, ये ए का शेयर हो गया। और बी जो है उसको क्या होगा, तो बी को मिलेगा 1 है, ठीक है, और बटे में क्या होगा, दोनों को जोड़ के यानी 3, 1/3, ये किसका है, बी का शेयर है, ठीक है। अनुपात का मतलब ऐसा हो गया। फिर इसके बाद बता रहा है कि 1 अप्रैल 2020 को ए तथा बी की पूंजी क्रमशः 50 लाख और जो है 4 लाख थी। यहाँ पे एक मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पे 50 नहीं होगा, 5 होगा, 5 लाख एवं 4 लाख थी। तो ये हमें पता चल गया क्या बात, कि हमारा जो कैपिटल है, ठीक है, कैपिटल है इसका 5 लाख है और इसका जो है 4 लाख है। तो कैपिटल के बारे में भी हमें पता चल गया। फिर उसके बाद बता रहा है साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों की पूंजी पर 5% ब्याज क्रेडिट करना था। अब आपको पता है कि पूंजी पर ब्याज तभी लगता है जब साझेदारी संलेख में दिया हो। अगर साझेदारी संलेख में ब्याज के बारे में ना बोला तो क्या होता है, पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाता है ना बात क्लियर है। तो यहां पर बताया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसे हम आईओसी लिख रहे हैं, वो क्या है, वो 5% है, ठीक है, 5%। पर एनम वगैरह नहीं दिया। अगर पर एनम बोलता है तभी मंथ का कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, अगर पर एनम नहीं बोलता है तो डायरेक्ट हम लोग कैलकुलेशन कर देते हैं जो परसेंट रहेगा। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम निकाल दें तो हमारा 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, यहीं पर देख लीजिए, 5 लाख का कितना होगा, 5 लाख का 5% हमारा 25,000 है ना। देख लीजिए यहां पर निकाल देते हैं, ये हमारा हो गया 5 लाख, इसका हो गया 5/100, कितना हो गया, 2 जीरो कट गया आपस में, और 5,000 का 5 में गुणा किया तो 25,000, ठीक है। और इसी तरह हमारा जो है 4 लाख का 5% कितना होगा, तो 5 चौके 20 यानी 20,000, ठीक बात क्लियर है। सेम उसी तरह निकल जाएगा, ठीक। आगे क्या बताता है, आगे बताते तथा बी को सक्रिय साझेदार के कारण 7,500 रुपए प्रति माह का भुगतान करना था, ठीक है। यानी हमें सैलरी पता है, एक साझेदार को जो है सैलरी भी मिल रहा है, वो कौन साझेदार है, तो वो साझेदार है बी। बी को जो है 7,500 की जो है पर मंथ की सैलरी मिल रहा है। लेकिन याद रखिएगा हम लोग जो लेखांकन करते हैं, जो हिसाब करते हैं, वो कब का करते हैं, पूरे साल भर का करते हैं, इकट्ठा
है ना बात। साल के अंत में बनता है ना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो साल के अंत में यानी इकट्ठा बनता है। तो हमें क्या करना होगा, हमें 7,500 को 12 से गुणा करना पड़ेगा, तो हमारा जो है पूरे साल भर का आएगा, यानी कितना हो जाएगा, तो 000 12 कितना होगा, 12,560 हो गया, हासिल लगा 6 था, ठीक है, और 1284 6 90,000 रुपए हमारा ईयरली सैलरी आ गया। ठीक बात, 90,000 की हमारी ईयरली सैलरी आ गई। क्लियर बात, समझ में आ गया। तो ये हो गया। इसके बाद क्या बता रहा है, फिर इसके बाद बता रहा है 31 मार्च 2021 को लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने परंतु बी के वेतन लगाने के बाद, जो कि बी ने नहीं निकाला है, 1,57,500 था। अब इस बात को समझिए, इस बात को बढ़िया समझिए, क्या बोल रहा है। हमारे पास प्रॉफिट है और प्रॉफिट के लिए कितना बोला है, लाभ बोला है हमारा 1,57,500, ठीक है, ये हमारे पास दिया है। लेकिन इस प्रॉफिट में दो बातें बोला है। ये प्रॉफिट जो है कैसे है, ये प्रॉफिट जो है हमारा बोला है कि भाई पूंजी पर ब्याज, ठीक है, क्या बोला है, पूंजी पर ब्याज, ठीक है, पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, ठीक है, यहां पर एक चीज गड़बड़ हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है कि 31 मार्च 2000 लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, ये पूर्व यहां पर छूट गया है, ठीक है, परंतु बी के वेतन लगाने के बाद, यहां पे बाद है, ठीक है, तो यहां पर याद रखिएगा पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व, ये जो लाभ है हमारा पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व का है, ठीक, और हमारा क्या है, और यही लाभ हमारा जो है वेतन के बाद का है, बी के वेतन के बाद का है, ठीक है। इस लाभ के बारे में ऐसा बोला है। अब इसमें थोड़ा सा एक लॉजिक काम करता है इस कीवर्ड के जरिए। जब हम लोग क्या बनाएंगे, जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब, ठीक है, उस समय का लाभ हमारा इतना है, फिर बोला क्या बनाना है, बोला कि वर्ष में उन्होंने निजी व्यय के लिए क्रमशः 50,000 तथा 40,000 आहरण किए, ठीक है, आहरण भी दिया है, आहरण हम यहां पे लिख देते हैं, आप समझिएगा, ड्रॉइंग्स अलग कलर्स रहेगा तो आपको पता चलेगा। ए का 50,000 का आहरण है और बी का 40,000 का आहरण है, ये भी हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन हम लोग एनालाइज कर लिए और क्या करना है, पूंजी स्थिर होने की दशा में साझेदारों के पूंजी खाते हम चालू खाते बनाएंगे। तो आप लोग जो है साझेदारों का जो है पूंजी खाता और चालू खाता बनाएंगे, ठीक है। अब एक लॉजिक आपको समझाना था कीवर्ड्स के जरिए। क्या बात है, पहला बात बोले पूर्व, यदि हमारे क्वेश्चन में किसी टॉपिक के लिए पूर्व बोला हो, लाभ का अमाउंट दिया हो, जैसे 1,57,500 दिया, और किसी भी चीज के लिए पूर्व बोला हो, ठीक है, और किसी चीज के लिए पश्चात या बाद बोला हो, पूर्व या पहले होता है, पश्चात या बाद होता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज के लिए पूर्व बोला हो या पहले बोला हो या पश्चात बोला या बाद बोला, तो उसमें क्या काम करना है, तो याद रखिएगा जब भी पूर्व बोला रहेगा तो उसका लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में, ठीक है, उसका लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन में करेंगे। यानी हमारा जो है पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व बोला है, तो पूंजी पर ब्याज का लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन के अंदर करेंगे। कहां पे जाता है पूंजी पर ब्याज, डेबिट में, तो उसको लिखेंगे, ठीक है। और जिसके लिए पश्चात बोला हो उस चीज का लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे, याद रखिएगा, उस चीज का लेखा हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं करेंगे। ये कीवर्ड्स के जरिए इस चीज को समझिए, एकदम दिमाग में बैठ जाएगा भाई, जिनको समझना है जैसे समझना है वैसे समझिए, ये लॉजिक हो गया भाई, आसानी से समझ में आएगा। अब इनके पीछे का जो नियम है, जो कारण है, क्यों ऐसा होता है, तो याद ये समझिए कि 1,57,000 जो है पूंजी पर ब्याज के पूर्व है, यानी इसकी गणना करने के लिए पूंजी पर ब्याज की हम लोग कोई कैलकुलेशन नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते बिना पूंजी पर ब्याज लगाए। लेकिन इसकी गणना जो है बी के वेतन के बाद है, यानी इस चीज को निकालने के लिए हम लोग बी का वेतन लगा चुके थे, यानी इसमें से पहले से ही बी का वेतन लग चुका है। अगर हम दोबारा बी का वेतन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा कि नहीं, समझे बात। लेकिन जो पूर्व है उसको हम लोग को करना पड़ेगा, तो इसी वजह से ये नियम काम करता है कि पूर्व होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में लिखना है और पश्चात होगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखना है। यानी जब भी हम इस क्वेश्चन को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो उसमें हम लोग को क्या करना है, बी के वेतन को नहीं लिखना है, केवल किसको लिखना है, केवल हम लोग को पूंजी पर ब्याज को लिखना है, और कुछ आइटम है नहीं जो हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन में जाए, तो इसको फटाफट आप लोग को बना लेना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, क्या कि ये कॉन्सेप्ट केवल किसके लिए, केवल और केवल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए है, ना कि पार्टनर्स कैपिटल के। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जैसे बनता है, जो फॉर्मेट बनता है, वैसे ही आपको फटाफट बना लेना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग फटाफट कर लेंगे, लगा लेंगे, तो हम लोग मिलेंगे आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग आगे के जो है टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद।